गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते। हरिहर। उम्मीद करते हैं आप खूब मजे में हैं। और आज नवरात्रि पूरी होके आज दशमी का दिन है ना, विजयादशमी का दिन है। उस पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। बढ़िया, हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए हैं। आज हम लोग जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक का अध्ययन करेंगे और कुछ एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है, विश्लेषण आदि करेंगे। आप में जी बढ़िया। रौनक भैया नमस्कार, सुबह की आप सैर कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। यस। बढ़िया। कनी राजा भैया आपका भी स्वागत है। बसंत नमस्ते दीदी। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते। विनोद भैया आपको भी देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। नमस्ते शालिनी दीदी। नमस्ते नमस्ते भैया, बढ़िया। बसंत भैया आप कहाँ से जुड़े हैं, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। दीदी मैं हिसार हरियाणा से हूँ। अच्छा। और आपका ये जो कार्यक्रम शुरू किया है व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को पता लगा। जी। और बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया, धन्यवाद। जिसमें ना सब लोगों को मिलने का और साथ के साथ अध्ययन करने का एक अवसर मिल रहा है। जी। और आपको और आपके श्रीमान जी को बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। विनोद भैया जो जुड़े हुए हैं, ये क्या विनोद राणा भैया हैं? हाँ विनोद नहीं, विनोद राणा लगा लो जी, जो मर्जी विनोद ही है, बस विनोद ही ठीक है। हाँ। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है पूरा? विनोद ही है, वैसे विनोद ही मैं यूज करता हूँ, वैसे विनोद कुमार राणा है। अच्छा, विनोद कुमार राणा। हाँ, मैं ना कभी कभी फेसबुक पे कुछ लाइक्स आते हैं या कोई, तो वो बार बार फेसबुक बताता रहता है आपको कि ये व्यक्ति ने आपका फोटो लाइक किया, इसको शेयर किया, तो मुझे पता चलता रहता है। कुछ नाम मुझे ऐसे भी ध्यान में आ जाते हैं। ठीक है, वैसे है ना, मुझे थोड़ा क्षमा करिएगा, मैं बहुत सारे नाम और इन चीजों के साथ बहुत अच्छी नहीं रही हूँ। समय के साथ अच्छी हो जाऊंगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। बढ़िया। चलिए, तो जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग शुरू करते हैं आज के पठन को। देखिए, पठन करते समय आपसे भी उम्मीद रहेगी मैं प्रश्न, क्योंकि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो कई सारे परिचय शिविर किए हुए हैं और कई सारी जगह अध्ययन भी कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं। तो हमारे अध्ययन का मतलब क्या, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसका मतलब क्या? अनुमान को परिपुष्ट करना। ठीक है, तो अनुमान लगाना आवश्यक है। यदि हम अनुमान ही नहीं लगाएंगे और सिर्फ सुनते रहेंगे और इस सहअस्तित्ववादी भाषा को बोलेंगे नहीं, बोलने के फलस्वरूप अटकेंगे नहीं, तब तक हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी। ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में तो कम से कम आया है। उम्मीद करते हैं कि आपके भी एक्सपीरियंस में ये बात जरूर आएगी। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद आज आपसे लोगों से प्रश्न पूछने वाली हूँ। छोड़ छोड़ के जाइएगा नहीं, कुछ लोगों को ये अनुकूलता लगती है ये क्लास में से हम कभी भी निकल सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है आपकी टीचर, तो आपसे प्रश्न पूछेगी और आपको अपनी पूरा जोर लगा करके उसके जवाब देने हैं। ठीक है, जिन लोगों को भी जवाब आते हो हाथ उठाइएगा, ठीक है, और उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, न्याय क्या चीज है? न्याय किसे कहते हैं? हम लोगों ने जब इसको छोड़ा था, जब पढ़ना, बीच में काफी सारे कार्यक्रम और हो गए, तो हम आखिरी बिंदु ये पढ़ रहे थे, न्याय क्या चीज है। चलिए, कोई भी जना हम अपने आप को, आप हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। न्याय क्या वस्तु है? हाँ, बसंत भैया जी बताइए, न्याय क्या वस्तु है? दीदी मेरे को जो सूचना है उसके हिसाब से ये बताया गया है कि जी। समय की पहचान, मूल्यों का मूल्यांकन, हम्म। तृप्ति ही न्याय है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और एस के मूल्यों डुबरेवाल भैया जी, आप भी उसके बाद ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, बसंत भैया आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद जो मूल्यों को बताया गया है वो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वास्तविक, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, जी। इस प्रकार 9 प्रकार के मूल्य हैं हम्म। जिसका विवाह करने से दो मानव के बीच में न्याय होता है, जिसमें उभय तृप्ति होती है। बहुत बढ़िया। उभय तृप्ति का क्या अर्थ है बसंत भैया? उभय तृप्ति का दीदी, दोनों तरफ दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। हम्म। दूसरे के साथ जब हम न्याय पूर्वक जीते हैं तो हम्म। वो संतुष्ट होता है
और हमें भी संतुष्टि मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहा बसंत हूँ। भैया, अब मुझे लगता है टिबरेवाल भैया को हम चांस देते हैं जी। इसके भैया बताइए। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम। न्याय का जो अर्थ समझते हैं, नियम ही न्याय है। वेरी गुड। और नियम सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम और प्राकृतिक नियम वेरी गुड। ऐसा बताए गए हैं। बिल्कुल। जब हम उनमें जीते हैं तभी हम आपस के संबंधों में न्याय करते हैं। हम्म जब हम न्यायपूर्वक जीते हैं तभी हमारा सार्वभौमिकता में जीना होता है। बहुत बढ़िया। और जी हाँ, ठीक है। जब आपको लगे कि अब इससे आगे नहीं बोलना है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है ना, जितना आपके भीतर से है उतना भी ठीक है। और जी। बताइए, और लोगों ने क्या समझा है, न्याय क्या वस्तु है? वस्तु मतलब वास्तविकता, है ना? जी। न्याय क्या वस्तु है? आप हैंड रेस कर सकते हैं अथवा अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ दीदी, मैं जो समझ पाया हूँ, जी कृष्ण भैया। हाँ, न्याय का जो मतलब है, हम मानव मानव में देखते हैं तो संबंध पूर्वक जीना, और मानव मानवेतर प्रकृति में देखें तो वहां भी एक संबंध दिखाई देता है। तो संबंध पूर्वक जीना, जिसमें जो भी वैल्यूज हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता मूल्य, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक नियम, ये सारे उसमें आ जाते हैं। तो उसके साथ जो जीना होता है, यानी कि संबंध पूर्वक जीना, और उसको बहुत सिंपलिसिटी में बोलें तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये जो संबंध हैं, ये जो हमारे अंदर स्थापित मूल्य हैं, इसको पहचान करके इसका निर्माण करना हर संबंध में। वेरी गुड। और बताइए, और इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं? और जब हम व्यवस्था पर जाते हैं तो जो 4 अवस्थाएं हैं, उसकी स्वयं की व्यवस्था और बाकी सब व्यवस्थाओं को जैसा है वैसा देखकर व्यवस्था पूर्वक व्यवस्था में जीना। बढ़िया, बढ़िया। और फिर थोड़ा और गहरे जाएं तो सह-अस्तित्व के भाव को समझ करके हम जब कहते हैं, यानी कि सह-अस्तित्व का मतलब मेरा और शरीर का मैं और शरीर का जो सह-अस्तित्व है, उसको को समझ के हमारा जीना होता है। और फिर इसको फैला के देखते तो परिवार में, परिवार के जो सब सदस्य हैं उनका एक सह-अस्तित्व जो है उसको हम समझ पाए, फिर समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तो उसको समझ पाते हैं। और उसमें जब जीना हो पाता है तो ये पूरी तरह से जो जीना होता है, पूरे वास्तविकताओं को जैसा है वैसा समझ करके। और अब ये है कि वास्तविकताओं को जैसा देखना है वैसा देखना हो जाए, लेकिन वो अभी उस क्षमता में हम नहीं है तब तक अनुभव की रोशनी में, यानी कि जो भी अनुभव जिनको हुआ है, उन्होंने जो दिया है उसके प्रकाश में कुछ जो उनके प्रपोजल्स हैं उनको हम जीने में लाते हैं, और उससे जो हमारे अंदर सुख और समृद्धि होती है, तो हमें और प्रमाणित होता जाता है कि ये जो प्रपोजल है वो ठीक है। और फिर धीरे धीरे हमारा उस प्रपोजल के प्रति और स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है। तो उसके साथ जो जीना है जी, उसके साथ जीना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कृष्ण भैया और कुछ ऐड करना चाहते हैं? बस दीदी, मुझे लगता है कि मेरी तरफ से इतना ही। ठीक। राजकुमारी दीदी, आपने हाथ उठाया था जी, गो अहेड। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते। बोलते समय यदि आप आपका वीडियो ऑन करेंगे तो कनेक्टिविटी बनेगी, है ना जी? वो इस समय ना मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ वीडियो ऑन करने की कोई स्थिति में। बात नहीं। हाँ, यदि आप कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो आप, जबरदस्ती नहीं है। जी दीदी, न्याय के बारे में जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, संबंधों में जब हम न्याय को देखने जाते हैं तो जब एक मानव का दूसरे मानव से जो संबंध है उसमें जब उभय सुख सुनिश्चित हो पाए व्यवहार में, उसकी परिणति अगर हम उभय सुख के रूप में देख पाते हैं तभी न्याय संभव हो पाता है। इसी तरह जब हम और फैलकर जीते हैं तो परिवार के साथ साथ समाज में जब हम जीने जाते हैं तो समाज में भी इस तरह की व्यवस्था हो कि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान इस तरह सुनिश्चित हो पाए कि उभय सुख सुनिश्चित हो पाए, तो उसी को हम न्याय के रूप में समझते हैं। जी दीदी, बस इतना ही। जबरदस्त। राजकुमारी दीदी, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? दीदी मैं गाजियाबाद में हूँ इस समय, और जयपुरिया इंस्टीट्यूट में अभी तक तो मैंने
पढ़ाया है एज अ फैकल्टी। अच्छा। वॉलंटियर भी हूँ, यूएचवी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, AKTV वाली। और अभी रिसेंटली ही आपसे जुड़ना हुआ है मेरा जी। जीवन विद्या ग्रुप से। तो बहुत अच्छा लग रहा है दीदी कि थोड़ा सा और हमारी गति बन पाएगी कुछ इस दिशा में। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। चलिए, आप सभी के लिए ट्रिक क्वेश्चन। उभय तृप्ति का एक अर्थ हमारे भौतिकवादी विधि से प्रचलित है विन विन सिचुएशन। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग उसको रेकमेंड भी करते हैं और कहते हैं लाइफ में ना विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा कई बारी मैं, देखिए, आप लोगों को यहाँ पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपका ध्यानाकर्षण करा रही हूँ। क्यों ध्यानाकर्षण करा रही हूँ, फिर से एक बार कह देती हूँ। सबसे जो क्रम में सबसे पहली चीज है वो है समझे हुए को समझाना, अथवा जो समझ है उसको समझना। इस समझने के क्रम में, अभी तो हम सब समझने के क्रम में हैं, समझने के क्रम में जब बोलते हैं तो और गहरी समझ बनती है, ऐसा मेरा मानना है ना। इस कारण से आपको कहती हूँ कि आप थोड़ा संवाद रखिए। अच्छा, जब हम समझने जाते हैं तो एक स्वाभाविक रूप से घटना घटती है कि आदमी सबसे पहले जो उसके पास होता है ना, कॉग्निशन के साथ कनेक्शन, जिस चीज को भी वो जैसा जैसा कुछ पहचाना रहता है उसके साथ कुछ कनेक्शन बिठाने का प्रयास करता है ना। हालांकि इस टॉपिक में मैं चर्चा कर चुकी हूँ, पर मुझे लग रहा है थोड़े नए लोग हैं तो एक बार फिर से बात करें। उभय तृप्ति ऐसा कई बारी हमारे दिमाग में आ जाता है, ये क्लैरिटी अगर आपको हो तो भी आप किसी दूसरे को क्लैरिटी करने में आपको ये अनुकूलता पड़े, इसलिए भी चर्चा कर रही हूँ। तो कई बारी हमें लगता है कि विन विन सिचुएशन हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, तेरा भी भला हो जाए, हम दोनों मिलकर एक ऐसी स्कीम निकाल लें कि हम दोनों का भला हो जाए, है ना, या हम दोनों को जो अच्छा लगता हो, हम दोनों के लिए जो लाभप्रद हो, ऐसी कोई स्कीम निकाली जाए। तो ये बताइए, यहां पर उभय तृप्ति हुई कि नहीं हुई? आपको जवाब हाँ या ना में देना है, विश्लेषण को बाद में करेंगे। क्या ये उभय तृप्ति है? नो। उभय तृप्ति, उभय मतलब दोनों पक्ष तृप्त हुए। अंकित भैया, ये उभय तृप्ति है कि नहीं है? हाँ जी। है ना उभय तृप्ति? समस्या कहाँ है फिर? एक जना कह रहा है नो, है ना, तो सार्वभौमिक बात नहीं हो पाई। आपको भी ठीक लग रहा है, हमको भी ठीक लग रहा है, ये उभय तृप्ति है कि नहीं है? हाँ रश्मि दीदी, ये उभय तृप्ति। अभी पहला जवाब हाँ या ना में देना है। आपको क्या लग रहा है? राजकुमार दीदी बिल्कुल कह, दीदी, यहाँ पे हाँ अभी हम आपके साथ बैठे हैं, ये उभय तृप्ति लग रही है मुझे। हाँ, ये उभय तृप्ति है। लेकिन हम जी दोनों एक बिल्कुल। कुछ ऐसा काम करें, है ना, ऐसा कुछ, मान लीजिए हम बिजनेस प्रपोजल आपके पास एक लेके आते हैं, रश्मि दीदी आपका ये काम है, हमारा ये काम है ना, और आप जी मुझे जी इतना परसेंटेज दे दीजिएगा और मैं आपके पास क्लाइंट्स भेजूंगी। इस तरीके की कोई एक बात, हमें कोई सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। जी जी। बिजनेस वाले लोग जो हैं वो विन विन सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, इस भाषा का उपयोग भी करते हैं। जिन लोगों ने ठीक कभी बात है। स्टीफन कवे की कुछ किताबें ताबें पढ़ रखी होंगी वो भी खूब समझते हैं। जिन लोगों ने कोई ऐसे ये सब कर रखे होंगे शिविर सेमिनार, वो भी खूब समझते हैं। तो क्या ये विन विन सिचुएशन है? विन विन सिचुएशन उभय तृप्ति है कि नहीं है? दीदी वो तो नहीं लगती है मुझे कि विन विन सिचुएशन, क्योंकि वो तो मतलब एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है, ऐसा ये हो ही दूसरे को हो सकता रहा है, है या ना, किसी को दोनों को कम लाभ, ज्यादा हो रहा है। दोनों को लाभ हो हाँ रहा है। फिर रश्मि दीदी, आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, मेरे को कमीशन मिल रहा है, चलिए, है ना, अच्छा। एक सामान्य ओके। भाषा। तो ये विन जी विन है जी कि जी। नहीं है? अच्छा, अभी हाँ और ना वाले लोग बताएं, किसको लग रहा है ये विन विन है? हाँ वाले हाथ उठा दें। किसको लग रहा है ये विन विन है? देखिए, अगर आप अपने अंदर की बात को बाहर नहीं लेके आएंगे ना, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये विन विन दीदी है मुझे कि नहीं? हाँ, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया दीदी, क्या क्वेश्चन? ऐसा है भैया कि आपका एक बिजनेस है, ठीक है, और मैं एक एजेंट हूं। मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपके पास क्लाइंट लेके आऊंगी और आप मुझे उसका 30% कमीशन दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसा करने से मेरा भी भला हो रहा है, आपका भी भला हो रहा है, ठीक है। इसको क्रूड भाषा में एकदम कह रही हूँ, ये एक विन विन सिचुएशन है ना। हम भी तृप्त हैं, आप भी तृप्त हैं, आपको भी मजा आ रहा है, हमको भी मजा आ रहा है। अब मैं पूछ रही हूँ, क्या ये उभय तृप्ति है? नहीं दीदी। नहीं है,
ठीक, बढ़िया। तो काफी सारे लोगों ने नो बोल दिया है। अभी कोई और किसको लग रहा है? हाँ, मेरे को तो ये लग रहा है कि यार यही तो उभय तृप्ति है, और इसके अलावा क्या उभय तृप्ति है? जिनको हाँ लग रहा है वो बताएं। जिसको लग रहा है ये विन विन है, क्योंकि उन्हीं लोगों की यात्रा को आगे बढ़ाना है हमें, वो मेरे सामने आ जाए जिनको लग रहा है ये उभय तृप्ति है। दिलीप भैया स्वागत है जी, बताइए। अच्छा, नहीं, ठीक है। अच्छा, नो, ठीक है। चलिए, अब इसका विश्लेषण कौन करेगा? देखिए, अध्ययन क्रम में सबसे पहली चीज आती है विश्लेषण, है ना? अलग अलग करके देखना। विश्लेषण जो शब्द है उसका अर्थ होता है विश्लेषमा, मतलब श्लेष्मा मतलब चिपकाओ। जो चीजों में ये जो चिपकी चिपकी चीजें दिखती है ना, ये चिपकी चिपकी ना दिखे, हर एक स्थिति में स्पष्टता आ जाए, है ना? तो ये तर्क संगत विधि से, तर्क हमारे लिए हमारा साधन है। तर्क साधन है किस जगह पहुंचने का? ये जो अलग अलग करके देख लेने का, है ना? आपने एक शब्द सुना होगा, नीर क्षीर विवेकी, है ना? तो दूध और पानी अलग अलग हो जाए, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसके लिए विश्लेषण करना है। चलिए, अंकित भैया बताएंगे कि क्यों ये बात जो है वो उभय तृप्ति नहीं है। ये एग्जाम्पल आपने जो दिया उसमें 2 जने के लिए तो है, लेकिन फाइनली कंज्यूमर के पास वो पहुंचता है तो वो कमीशन की वजह से वो और प्राइस बढ़ा के देगा। जैसे हम डॉक्टर और वो लेबोरेटरी के बीच में हम सुनते ही हैं, वो रिकमेंड करता है तो वैसे डायरेक्ट कोई जाएगा तो उसका प्राइस अलग होगा, रिकमेंड होगा तो उसका कमीशन प्लस करके वो प्राइस करेगा। ये दोनों तो तृप्त हो रहे हैं, लेकिन फाइनली कस्टमर के लिए वो लोड हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक, बढ़िया। सुधा दीदी, आप इसको कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो उभय तृप्ति आप जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है दर्शन के उसमें, क्योंकि ये पूरा जिंदा रहने के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं और सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात कर रहे हैं। मुझे जो समझ में आया है न्याय और जैसे उभय तृप्ति कहते हैं, वो सिर्फ 2 लोगों के लिए नहीं है। एक तो जो वो जीने के परिप्रेक्ष्य में है कि आपका भाव विचार कैसा हो कि जो आपके लिए भी सुखदायी हो और सामने वाले के लिए भी सुखदायी हो, और ये स्थिति निरंतर बनी रहे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उभय तृप्ति का मतलब सिर्फ 2 लोग नहीं हैं। हम जहाँ पे भी हैं वहां पे जो सारी अवस्थाएं हैं, सिर्फ 2 इंसान नहीं, वन मानवेतर भी जो अवस्थाएं हैं उनके लिए भी हम समाधान रूप बने रहें। ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से दर्शन में न्याय और उभय तृप्ति में है। बढ़िया। तो देखिए, एक हाईलाइट पॉइंट हुआ, इस पे हमने पहले भी चर्चा करी थी। उभय तृप्ति का मतलब 2 लोगों के बीच नहीं है, एक इकाई अनंत इकाइयों से जुड़ी हुई है। एक नहीं, प्रत्येक इकाई अनंत इकाइयों से जुड़ी हुई है ना? और जो समाधान है वो सार्वभौमिक सत्य है। तो सार्वभौमिकता में यहाँ कुछ बाधा पड़ रही है जी। और कौन कहना चाहते थे? मुझे लगता है कि रश्मि दीदी ने हाथ उठाया था। हाँ, टिब्रेवाल आप भैया, यस, आप पहले आप बोलिए। हाँ दीदी, हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। बस दीदी, मैं भी यही बोल रही थी कि ये चीज मुझे लग रही है सार्वभौमिकता में नहीं है। क्योंकि यदि कोई चीज कंप्लीट नहीं है तो वो अधूरेपन के साथ है, और जब यदि कोई चीज अधूरेपन के साथ है तो वो उभय तृप्ति नहीं हो सकती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सार्वभौमिकता से कम में मानव तृप्त होता नहीं है जी। टिब्रेवाल भैया जी, यू गो अहेड नाउ। हाँ, ठीक है रश्मि दीदी, बढ़िया, धन्यवाद। जी, अब भैया अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ कोई बात नहीं। हाँ। राइट। हाँ, बताइए भैया। इसमें जब हम तृप्ति के शब्द को थोड़ा सा विश्लेषित करेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे थोड़ा गहरे में, तो तृप्ति दोनों पक्ष को नहीं होती है। एक पक्ष कहेगा मोर कमीशन आई वांट, दूसरा पक्ष कहेगा कि आई विल गिव यू लेस और समथिंग इज देयर। तृप्ति नहीं है, नेक्स्ट टाइम अगेन ही वांट मोर। तो दर्शन यहाँ पे आता है और डिफाइन करता है प्रिय हित लाभ की दृष्टि है, इसलिए इसमें कभी तृप्ति नहीं दिखाई देती है। जब हमारी प्रिय हित लाभ की दृष्टि नहीं होके न्याय धर्म की दृष्टि होगी तभी तृप्ति होगी। देन वी कैन कंक्लूड इट इज अ उभय तृप्ति। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी अच्छी बात पे ध्यान आकर्षण करा। एक तो हम बात जो कर रहे थे वो कि निरंतर नहीं है, दूसरी बात जो ये भैया जी ने कहा, इन्होंने कहा स्थिर भी नहीं है,
वो छोटा बड़ा ज्यादा कम होता ही रहता है ना। और बढ़िया, अभी सुमन दीदी ने हाथ उठाया था मेरे ख्याल से पहले, तो आप बताइए सुमन दीदी। जी जी मुझे लगता है कि यहाँ पे मूल्यों का निर्वहन तो हो ही नहीं रहा है, कोई भी मूल्य नहीं है। तो जब तक मूल्य नहीं है और मूल्यों में तृप्ति नहीं है, तब तक तो उभय तृप्ति होनी असंभव लगती है। नहीं लगती, बढ़िया, मूल्यों का निर्वाह नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। अगले संगीता दीदी ने मेरे ख्याल से हाथ उठाया था। जी संगीता दीदी बताइए। किसी और ने हाथ उठाया था क्या, मैं गलत समझी थी? ठीक है, बढ़िया। तो मुझे लगता है यहाँ से काफी सारा निष्कर्ष आपको निकल के आ गया होगा। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं। तो ये बताइए कौन कौन से काम हैं जो अभी दुनिया में चल रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उसमें भागीदारी निभा ही रहे हैं। हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं ना, जब तक इस व्यवस्था में जी रहे हैं तब तक उसमें हमारा अनुमोदन तो कम से कम है ही। ठीक, अनुमोदन मतलब स्वीकृति है ना, क्योंकि हम कुछ अलग तो कर नहीं रहे हैं, है ना। तो अब आप मुझे ये बताइए, कौन, आप एग्जाम्पल दीजिए ना। आप एक ऐसा समझिए, आपको एक प्रश्न पूछा गया है, एग्जाम में लिखना है। बताइए कौन कौन से काम आपके दिमाग में, ये काम ठीक नहीं, ये काम ठीक नहीं है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। निमिषा दीदी जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी। नमस्ते जी। ये जो आप बात कर रही हो, तो ऑलमोस्ट ऑल व्यवस्था देखा जाए कि सभी व्यवस्थाओं में हमारी भागीदारी है अभी। पॉइंट आउट करिए दीदी एक एक चीज को, ताकि हम ये पूरे सीरीज सारे लोग पॉइंट आउट करके देखें ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है ना। ये दिखना भी तो चाहिए, वरना भाषा में तो ऐसा लगता है कि व्यवस्था तो कई बारी भाषा व्यवस्था में मेन शिक्षा व्यवस्था में पहले जा रहा है बच्चा। हमारे घर से हम भी कहीं गए हुए हैं तो उसमें भागीदारी थोप दिया, वहां पे भी लाभोन्माद है। और हमारे घर में जो भी शिक्षण मतलब शिक्षा व्यवस्था में दोनों पेरेंट्स की लगभग क्या होता है, कोई घर में दोनों पेरेंट्स की तो होती नहीं, किसी में 10% है, किसी में 20% है, इस तरह से है। टोटालिटी में बच्चे को सौंप दिया जाता है शिक्षा संस्थान को। और वो शिक्षा संस्थान ऐसा है कि जहाँ का तीनों प्रकार के शिक्षण का ऑब्जर्वेशन आता है। पहला तो वो हमारा व्यवस्था में भागीदारी मतलब टोटालिटी में हम लोग जा भी नहीं सकते, और व्यवस्थाएं ऐसी है कि कोई पेरेंट्स वहां जाके बोल भी नहीं सकता कि मैं ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से एक बार डायरेक्शन देना चाहती हूँ। डायरेक्शन ये है कि हम इसको आइडेंटिफाई करें कौन कौन से काम है। देखिए स्थितियां हैं, उनकी समीक्षा हम सबके दिमाग में है ही फिलहाल। एक तो प्रश्न ये है कि हम अभी किस प्रकार से भागीदारी करने के लिए मजबूर हैं, है ना, उसको पॉइंट आउट सिर्फ नाम लेना है। दूसरी चीज, प्राकृतिक व्यवस्थाओं में असंतुलन है, जहाँ पे हम लोग खाना पीना सब कुछ जो भी कर रहे हैं अभी, स्वास्थ्य संयम बिगड़ रहा है, वो सीधा डिराइव कहाँ से होता है पता है। भागीदार हो भी रहे हैं और शोषित भी हो रहे हैं साथ साथ में, कि कोई वस्तु अवेलेबल है बाहर मार्केट में और हम लोग उत्पादन में हमारी भागीदारी डायरेक्टली नहीं है। सरकारों का भी इस तरह के मतलब इतना कंट्रीब्यूशन वो ध्यानाकर्षण की तरह भी बहुत कम हो रहा है, टोटालिटी में नहीं हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन टोटालिटी में क्या है वो चीज वो भी नहीं हो रहा है। तो उसके कारण हम वस्तु ले आते हैं तो पूरा स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हो रहा है। और हम लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जानते हुए भी भागीदार हो रहे हैं। सभी व्यवस्था देख ले, सभी व्यवस्थाओं में भागीदारी, हाँ, अव्यवस्थाओं में भागीदारी, अव्यवस्थाओं में हो रही है। अव्यवस्था बहुत सारे मतलब डे टू डे बिजनेसेस हमारे डेली लाइफ में देखे सभी जगह यही हाल है। वो स्वास्थ्य संयम देख लीजिए या फिर उत्पादन व्यवस्था में डायरेक्टली जो जुड़े हैं उनको भी देखा जाए तो वहां पे भी लाभोन्माद इतना पनपा हुआ है कि कितना ज्यादा मिल जाएगा तो धरती का भी शोषण और स्वयं का भी शोषण, समाज का भी शोषण हो रहा है वहां पे भी। ठीक, उसी तरह से मतलब ऑल व्यवस्था को एकदम डीप में देखेंगे कि यहाँ कितने काम आ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में पूरी डिजाइन देखे तो पूरी सरकार से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक सभी जगह पे देखा जाएगा। उसी तरह से न्याय सुरक्षा व्यवस्था में ऐसा ही है।
ये जी, 3 मुख्य बिल्कुल। व्यवस्थाएं 4 व्यवस्थाएं बिगड़ ही गई है, तो फिर आगे का तो कुछ प्रोग्राम अच्छा बनता ही नहीं है। तो सभी लेवल पे हमारा जैसे जैसे ध्यान जाता है, जैसे 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 आज से 5 साल पहले जैसे दर्शन से जुड़े तब इतनी व्यवस्थाओं पे नहीं जाता था ध्यान, और जाता था तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दर्शन जब हमारे अंदर उतरा, जैसे जैसे हम दर्शन में डीप इन्वॉल्व होते गए, अपने अंदर मनन चिंतन चलता रहता है, तब सभी अव्यवस्थाओं पे, सभी जगह पे हमारा एक विश्लेषण जो आप बोल रहे हैं अंदर हो ही रहा है कि यहाँ ये गलत है, यहाँ ये ऐसे, उसका समाधान भी थोड़ा थोड़ा निकल के आ रहा है। लेकिन साथ में ये हो रहा है कि सभी लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये व्यवस्थाएं पनपेगी नहीं। इसके लिए सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, आपने पूरी बात को बढ़िया से सम अप कर दिया। रौनक भैया से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इस पूरी बात में एक निष्कर्ष निकला कि भैया दिख तो रहा है सारी चीजें गलत हैं और हम इसमें भागीदारी करने के लिए विवश हैं, ये सब कुछ हमको दिख रहा है। करने लायक कार्यक्रम के रूप में रौनक भाई क्या पहचान में आता है? कहाँ से शुरू किया जाए? ये जितना गंदगी है इसको कहाँ से शुरू करी जाए झाड़ू लगाना? जी रौनक भाई, अनम्यूट कर लीजिए। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है फॉर सम रीजन मुझे। हाँ अभी आई आवाज। अभी आ बिल्कुल बढ़िया आवाज आ रही है जी। ओके, वो हैंड फ्री की वजह से शायद नहीं आ रही होगी। तो मैं वो बोल रहा हूँ, जो शुरुआत तो मुझसे ही करनी है कि अभी मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड एजेंट हूँ, लोन का एजेंट हूँ। तो मैं उनकी भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता, उसका भय दिखा के उनसे जो मेरा काम हो रहा है अभी, मुझे करना तो वही पड़ रहा है। मेरे कस्टमर कौन है? जो भूतकाल से पीड़ित है, तो उनको दिखाऊंगा अभी आपको ये पीड़ा हुई है तो आप ये ले लो इंश्योरेंस, तो आपको आगे जाके ये पीड़ा आपकी चली जाएगी। और जिसको भविष्य की चिंता है कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मैं रिटायरमेंट के जो हमारा प्लानिंग होता है, तो उसमें हम उसको वो करवाते हैं जो उसके भविष्य की चिंता है, तो उसको लाके हम पेश करते हैं और उसको हम हमारी पॉलिसी देते हैं। तो ये 2 चीज मैं अभी कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो सही नहीं है। और जो करना चाहिए तो बाबा जी ने कहा था कि कोई भी उत्पादन ऐसा करो कि जिससे किसी और को, मतलब जो अभय तृप्ति वाली भी हमारी बात चल रही थी, सामने चारों अवस्था में किसी को भी नुकसान ना हो और मैं समृद्धि की तरफ जाऊं, तो उस तरह का मुझे व्यवसाय उत्पादन करना चाहिए। जो भी भागीदारी मेरी तरफ हो सके कर सकता हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक तो रौनक भाई देखिए स्पष्टता से किसी भी अपराध बोध से भी मुक्त हो जाते हैं और रास्ता भी हमको स्पष्ट दिखता है। ठीक है, आज हम जो कर रहे हैं, जैसा जी रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? परंपरा में जो उपलब्ध था, जैसी शिक्षा उपलब्ध थी, जैसा कार्यक्रम उपलब्ध कराया, जैसे जैसे योग संयोग, अब योग संयोग क्या, जो यहाँ उपलब्ध है वही सब आपस में टक्कर करके योग संयोग कर रहे हैं हमारे लिए, है ना? तो इस अपराध बोध से मुक्ति और इसके साथ आगे के लिए कार्यक्रम, एक तो आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस जगह पर पहुंच गए कि हमको आगे के लिए क्या कार्यक्रम करना है, इस जगह हम विचार कर रहे हैं। बढ़िया। रश्मि दीदी जी कहिए। रश्मि दीदी आपने हाथ उठाया था? सॉरी, हाँ मेरा माइक बंद था, मुझे ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं जी, बताइए। जी दीदी, ये सब सुन के मेरा भी ध्यान हमेशा जाता ही है कि जैसे बीइंग हाउस होम मेकर मैं पोषण करती हूँ, तो बचपन से बच्चों का पोषण कर ही रही हूँ। दोनों बच्चों का पोषण करते हुए इस बात पे ध्यान नहीं गया कभी कि भाव का पोषण भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज है ना। मतलब शरीर का पोषण के अलावा भाव के पोषण पे जब जीवन विद्या से जुड़ी तब समझ में आया। हालांकि सब कर ही रही थी, कुछ कमियां भी रही होंगी, पर ये सब करते करते जब समझ में आया कि अच्छा, ये भाव का पोषण बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना शरीर का है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। और ऐसी सब चीजों के बारे में जब समझ में आया तो लगा कि हाँ, जो हम इतनी अव्यवस्थाएं देख रहे हैं, हमेशा हर किसी को कोसते होते हैं, क्योंकि अव्यवस्थाओं से बहुत पीड़ित होती रहती हूँ मैं हर जगह। तो जब वो देखती हूँ तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारा जुड़ाव है जो वो परवरिश का है, मतलब बचपन से जो नहीं हुआ है उसकी पीड़ा हमको कहीं ना कहीं अव्यवस्था के रूप में दिखती है। बिल्कुल। ये सारा जब कनेक्शंस मेरा बैठा तो मुझे विद्या समझ में आई और बहुत, मतलब अभी तो ऐसे लगता है कि शिक्षा ही एक काम है जो किए जाने जैसा काम है, बचपन से जो होता है। और जो भी हम स्थिति परिस्थिति में हमारे संस्कार जो पिछले बने हुए शरीर यात्राओं के,
उससे आगे जाना है तो वो एक शिक्षा ही है जो करने वाली चीज है। वो शिक्षा घर में भी होती है, वो शिक्षा परिवार में भी होती है, और वो शिक्षा फिर स्कूल से लेके, मतलब एक बहुत बड़ी चीज समझ में आई, पकड़ में आई। और अभी तो ऐसे लगता है पहले खुद पे काम करके खुद की स्टेबिलिटी को बनाया जाए, क्योंकि अभी तक तो मैंने 25 साल में बहुत परेशान होने का ही काम किया है। बहुत तो बढ़िया अपने आप दीदी। को स्ट्रांग बनाने के हाँ। बाद, क्योंकि अव्यवस्थाओं की जैसे आप पूछ रहे थे, तो हम कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं एसी चला रहे हैं, गाड़ी में घूम ही रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें भी बहुत दिखती ही है। तो उनको कैसे अपने आप को परेशान भी नहीं किए करना है, और मतलब व्यवस्था खुद के अंदर हो जाए ताकि सही व्यवस्था में भागीदार हो पाऊं। बहुत बहुत बढ़िया, ये आपने भी बहुत बहुत सारी बातों पर ध्यान दिला दिया एक साथ। बहुत सारी बातें आपने करी तो एकदम सामान्य बातें, पर ध्यान आपने खूब बढ़िया दिलाया। देखिए मैं आप सभी लोगों का ध्यान दिलाती हूँ। निमिषा दीदी कह रही व्यक्ति से लेके 5 स्थितियों में हमारा भागीदारी है, और एट ऑल लेवल्स। बिल्कुल हमारा होना ही भागीदारी है। जिस क्षण से हम हो जाते हैं मानव रूप में, मानव जाति में हमारी भागीदारी हो ही गई, समझ लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर रश्मि दी जो बात कर रही थी, उसके बाद संगीता दी को सुनेंगे। एक तो बात ये कि पीड़ा ही प्रेरणा है ना, इस बात को ध्यान दीजिए। पेन, एवरी पेन इज अ पॉइंटर। और किसी अवस्था में इस पीड़ा को नहीं देखा जाता है ना। यदि पीड़ा है, ये प्रेरणा के रूप में हमको प्राप्त है। सुख जो भास होता है सुख का, ये भी हमको प्रेरणा के रूप में प्राप्त है कि निरंतर सुख हो सकता है। इस दिशा में हमें सोचने के लिए, विचार करने के लिए ये एक भास के रूप में हमको प्राप्त है। तो ये तो हमारे गिफ्ट हो गए। और हमारे क्या गिफ्ट है? कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, ये भी हमें गिफ्ट स्वरूप मिला है। ये हमारे लिए साधन है। किस कल्पनाशीलता जो होती है ना, वही आपको मन के स्तर पर भास है, वृत्ति के स्तर पर वही आभास है, आगे इसी प्रकार प्रतीति है, इसी प्रकार बुद्धि के स्तर पर यह बोध हो गई, और अंत में कल्पनाशीलता ही तृप्त जब हो जाती, संपृक्तता का अनुभव करती है। तो कल्पनाशीलता ही अलग अलग स्थितियों में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसलिए शब्द ध्यान दीजिए विश्लेषण है। विश्लेषण मतलब अलग अलग देश, दिशा, काल, है ना, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, है ना, और संपृक्तता, इतने आधार पर बाबा जी ने किसी भी वस्तु को व्याख्यायित किया है। अंतिम बात व्याख्यायित मतलब आचरण प्रमाण के रूप में उन्होंने बात करी है। इसी सत्य को आप वस्तु स्थिति सत्य, स्थितिगत सत्य और स्थिति सत्य के नाम से भी, वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम एक दिन आगे जरूर इसको बना के धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। एवरी पेन इज अ पॉइंटर, यस, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अंतिम कार्यक्रम के रूप में जो हमें समझ में आता है कि स्वयं व्यवस्थित होना, तो सबसे पहली व्यवस्था यही है कि हमें स्पष्टता हो जाए। हम सर्वतोमुखी समाधान जो है उसकी हमको स्पष्टता हो जाए। देखिए, सर्वतोमुखी समाधान के रूप में व्यवस्था का विकल्प मानव जाति को प्राप्त हो गया है। अब हमें स्पष्टता हो जाए ताकि हम भी स्पष्टता के स्रोत हो जाएं। यदि हम स्पष्टता के स्रोत हो जाते हैं, इस प्रकार से हम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। सबसे पहला घाट क्या होगा? समझे हुए को समझाना। जो स्पष्टता हमारे भीतर आई है, देखिए करने की स्थिति में हो सकता है बहुत कुछ ना हो, लेकिन समझाने की स्थिति में, पूरा समझाने की स्थिति में हर एक व्यक्ति हो सकता है। इस बात को सोच के ही आपको तृप्ति मिलती होगी, उम्मीद करती हूँ। मुझे तो तृप्ति मिलती है कि हर एक व्यक्ति, है ना, आज इस अव्यवस्था में भी हम सभी, है ना, जैसे मैंने गूगल मीट पे मैंने कहा चलो करते हैं, तो कोई हमको रोकने वाला थोड़ी है ना। तो ये इस रूप से भी यदि देखेंगे तो जितनी भी अव्यवस्था में जी रहे हैं, उतनी अव्यवस्था में भी इतनी जगह तो बनी ही हुई है ना, कि समझ का प्रचार प्रसार हो सके। तो सबसे पहली जिस प्रश्न में पीड़ा नहीं, वह प्रश्न ही नहीं, है ना। ठीक है, बढ़िया। तो यहां तक हमको बात समझ में आई। दूसरी बात रश्मि दी ने कही, मेरे अंदर स्थिरता आ जाए। तो स्थिरता कैसे आती है? वैचारिक समाधान के बिना स्थिरता आती नहीं है। ठीक है, तो स्थिरता आ जाए मतलब क्या आ जाए? तो मूल रूप से जो हमारी प्यास है वो क्या है? यही प्यास है कि हमारे भीतर वैचारिक समाधान आ जाए। बढ़िया। संगीता दीदी को सुनते हैं। संगीता दीदी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और उसके बाद बताइए क्या ऐड करना। दीदी, मैं जो आपने अभी सब विश्लेषण किया लक्ष्मी दीदी का, उसी के साथ में ही हूँ।
मुझे लगता है जब तक स्वयं खुद नहीं समझते हैं तो हम दूसरे को समझा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में वो दिशा ही नहीं होती है कि क्या कहा जाए, क्या सही है क्या गलत है। हम इसी में ही उलझ जाते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से। और इन जनरली हम लोग सब जन प्रिय हित लाभ में ही जीते हैं, और प्रिय हित लाभ की दृष्टि से हमें जो सुख चाहिए वो टेम्परेरी सुख है, और सुख निरंतर चाहिए। तो हमारी जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, तो जब खुद की समझ बढ़ेगी तो वो तो माने नहीं बोलने के बाद में भी समझ में आता है कि वो समझ रहा है, और अपने परिवार में वो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। भले परिवार वाले उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन खुद की समझ के आधार पे वो हर स्थिति को समझ करके वो आगे बढ़ेगा, और वो खुद दुखी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले शुरुआत होती है कि बाबा जी ने क्या कहा है, उनके शब्दों के मूल भावों को समझना है। अब वो बोल दिए प्रिय हित लाभ, तो हम लोग प्रिय हित लाभ में अपने पसंद की चीज, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, लेकिन प्रिय हित लाभ क्या है, न्याय धर्म सत्य क्या है, उस चीज को हम समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उधर चले ही जाएंगे। क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म तो कुछ भी नहीं चाहिए। फिर शॉर्ट टर्म में हम नई शुरुआत वापस करते हैं, और ये जब खुद की समझ बढ़ेगी तो हम और गहरे होते जाएंगे। तो सबसे पहले खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाबा जी ने जो मध्यस्थ दर्शन हम लोगों को दिया है, वो एक बहुत बड़ी धरोहर है। उसको समझ लेंगे तो हम खुद को अपने आप समझ जाएंगे, सार्वभौम व्यवस्था को भी समझ जाएंगे। जो व्यवस्था में हमसे जितना हो सकता है आज की परिस्थिति में हम उतना भागीदारी कर सकते हैं। नहीं तो अभी हमें यही नहीं मालूम कि हमारे बच्चों को क्या करना है, हमारे घर में जो हेल्पर्स हैं उनके साथ में क्या करना है। तो वहां से शुरुआत हो जाएगी दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों पर ध्यान दिलाया है ना। देखिए, अंतिम बात जो संगीता दीदी ने रखी हो ये कि भैया हम जिन लोगों के साथ जी रहे हैं, जिन लोगों के साथ रोज बने हुए हैं, जिनके साथ रहना भी हमारी विवशता है ना, इनको छोड़ के जी सकते हैं ना इनके साथ जी सकते हैं, ऐसी एक स्थिति अथवा दुर्गति बनी हुई है ना संगीता दीदी। तो निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि भैया क्या किया जाए, इनके साथ कैसे जिया जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माई एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, बिल्कुल आप कहाँ कहाँ प्रेरणा स्वरूप हो सकते हैं, अथवा कहाँ कहाँ आपका प्रभावीकरण चल ही रहा है ना, क्या क्या क्षेत्र आपके प्रभाव क्षेत्र हैं, उन पर एक ध्यान आकर्षण। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं संगीता दीदी की बात को भी थोड़ा सा और अच्छे से रख देती हूँ आप सभी के लिए। हाँ, तो प्रिय हित लाभ में जीते हुए है ना, हम अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता में ही कहीं ना कहीं जीते रहते हैं, है ना। और ऐसा करते हुए देखिए, मानव के सुखी होने का ये डिजाइन तो है नहीं। अब ये डिजाइन ना होने के फलस्वरूप क्या होता है, थोड़ी देर तो कहीं कहीं कुछ हो जाता है ठीक ठीक, लेकिन फिर वो सर्वतोमुखी समाधान ना होने के फलस्वरूप किसी ना किसी और विधि से पेनफुल हो जाता है। अब ये पेनफुल क्यों हो जाता है, इसीलिए ताकि भैया आप सर्वतोमुखी समाधान तक पहुंचो। तो बड़ा धन्यवाद उस पीड़ा का भी जो हमारे सामने प्रकट हुई। ठीक है, तो इस धन्यवाद भाव से बिना अपराध बोध में जाए वापस हमें एक विचार करना पड़ेगा कि कहाँ मैं अटक गई, क्योंकि अखंड समाज से कम मानसिकता में जब भी हम प्रयास करते हैं तो अटक जरूर जाते हैं। ये अटकाव ही हमें भटकने से बचा लेता है। ठीक है, तो भटका ना जाए। तो प्रिय हित लाभ में जीते हुए अनुकूलता प्रतिकूलता का बार बार ध्यान करते हुए हम अटकते जरूर हैं। वहां पर कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा दिखाई जरूर पड़ती है। वहां पर जब हम समझाने जाते हैं तो स्वीकृति का भाव मिलता नहीं है। ये सब होता है, इसको हम अपने में ऑब्जर्व करें कि जहां जहां हम अटक रहे हैं, कहाँ कहाँ अटक रहे हैं। तो जहां अटक गए वहां पर जाकर के थोड़ी चर्चा, थोड़ा संवाद, थोड़ी और गहराई से है ना खोजबीन, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये बात समझ में आती है। जो सबसे पहला शिफ्ट है, हाँ बिल्कुल, है ना। तो निमिषा दी कह रही है इसलिए डेली जन चर्चा, है ना, चर्चा करने से मनुष्य आगे बढ़ेगा। ये बात तो सही है। तो प्रिय हित लाभ से पहला शिफ्ट है न्याय धर्म सत्य में। उसमें भी पहला बिंदु जो सबको एकदम झंकृत करता है वो है न्याय। हाँ, हम किसी से पूछो न्याय चाहिए, बोलेगा हाँ हाँ न्याय चाहिए, है ना। अब जैसे संगीता दीदी ने कहा, पर हाँ चाहिए तो सही, और हमको ये भी समझ में आ रहा है कि हम देना भी चाहते हैं, लेकिन अपने आप को अक्षम पाते हैं कि यार कर नहीं पा रहे हैं। जब बोलने जाते हैं तो कुछ ऐसा बोल देते हैं विच आई डोंट मीन। हम कहते रहे नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ गए।
जब ऐसा बोलते हैं आप गलत समझ गए, फिर से एक बार जाके उसी को ब्लेम करते हैं कि आप गलत समझ गए, और वो भी वो व्यक्ति उसके बाद तुरंत है ना जस्टिफिकेशन या आपको कहता है कि आप गलत, मैं गलत समझ गया, मैं कहाँ गलत समझा, आपने तो यही बोला, और झगड़ा शुरू होते चला जाता है। ठीक है, तो हमें अपने भीतर में, अपने भीतर का अर्थ क्या है, भीतर का कुल अर्थ यही है, मानव मानव की परस्परता में। आप देख लीजिए सारी पीड़ा मानव मानव की परस्परता में है। भीतर का अर्थ ये नहीं है, भीतर का अर्थ है जो हमारे पूर्व से आई हमारी मान्यताएं हैं, है ना। तो वहां पर थोड़ा सा जांचना पड़ेगा कि यार मैंने क्या चीज में कहाँ गड़बड़ हो गई, और अब मुझे एक नया कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। तो सारे जो आपके सुख दुख घट रहे हैं वो मानव मानव की परस्परता में घट रहे हैं। मानव मानव की परस्परता में ही कैसे किसी बात को रखा जाए, है ना, कैसे जिया जाए, कैसे किया जाए, कैसे समझाया जाए, ये सब मानव मानव की परस्परता में घट रहा है। तो सबसे पहले एक शिफ्ट हम यहाँ पर भी करते हैं कि खुद में कुछ नहीं है, सब कुछ मानव मानव की परस्परता में है। आप कल्पना में भी जाते हैं तो वहां पर भी मानव मानव की परस्परता ही है, अकेले में कुछ नहीं है ना। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अच्छा, एक और बात है ना जिसको मैं यहाँ पर काफी नोटिस करती हूँ, जब पहले दर्शन से जुड़े तो पता चला प्रस्ताव रखना है लोगों के ऊपर। जब हम प्रस्ताव रखने गए तो आज हर्षिता मेरी सिस्टर नहीं आई है ना, ठीक है, नहीं तो हम बहुत अच्छे से इस बात को आपके सामने रखते कि हमने क्या किया है ना इस पूरे प्रश्न को समाधानित करने के क्रम में। सुमन दीदी कहती है पीड़ा ये भी होती है कि दूसरे ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, चाहे मैंने भी न्याय ना किया। बिल्कुल, क्योंकि हमारा सारा ध्यान कहाँ है, हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि समस्त मानव है ना न्याय प्रदायी क्षमता उनके भीतर हो। तो मानव के अंदर ये पीड़ा, ये इच्छा, ये एक आकांक्षा है ही कि पूरी मानव परंपरा में न्याय जो है सर्व सुलभ हो जाए। इस बात को हमें ऐसे देखने की आवश्यकता है। जब हम सारा ध्यान लगाए हुए हैं तो अब ये भ्रमित स्थिति में तो इसी विधि से होगा, लेकिन जागृत अगर आप एक इसको देखेंगे मानव आकांक्षा क्या, तो अरे मेरे अंदर ये आकांक्षा है कि सब लोग न्याय कर पाए। आज उपलब्ध नहीं है तो क्या किया जाए, उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रम है उस पर चला जाए, है ना। इस जगह से मैं इस पीड़ा से छूट गई। ठीक है, आप देखिए, है ना, आपके लिए हो सकता है कोई और विधि से आप छूट पाए। तो जब मेरी तो इच्छा थी कि मेरे सामने ना देवताओं के बीच में रहती हूँ और मेरे आसपास का हर एक व्यक्ति है ना साक्षात बाबा जी होना चाहिए, तुरंत हमको न्याय उपलब्ध करा दे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, है ना। तो अब ये सत्य से भी हट जाते हैं तो तुरंत हम फिर भ्रमित हो गए, हम तो अपेक्षा कुछ और कर ली, जबकि सत्य कुछ और है। सत्य ये कि वो व्यक्ति भी 4 विषय 5 संवेदनाओं के आधार पर मान्यताओं के फलस्वरूप चलने वाला व्यक्ति है, उसको खुद ही क्लैरिटी नहीं है ना। उससे चुपचाप प्यार से बिठा के पूछिएगा तो वो यही कहेगा कि भैया हम तो न्याय कर ही रहे थे तुम्हारे साथ, तुमको अन्याय लग गया, है ना। तो यहाँ पर मैं ध्यान आकर्षण ये कराना चाहती हूँ, जब हम प्रस्ताव भी रखते हैं तो अपने भीतर जरा थोड़ा एक देख लीजिएगा, जब प्रस्ताव रखते हैं तो अंदर में कितना आग्रह रहता है ना। आपकी भाषा से हो सकता है आपने एक नई भाषा बदल ली हो कि प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन आपका भाव, आपकी भंगिमा, आपकी टोनैलिटी बहुत कुछ और भी कम्युनिकेट कर देती है। तो यहाँ पर भी एक ध्यान देने की आवश्यकता मुझे समझ में आती है ना, मुझे समझ में आती है। मुझे 1 सेकेंड दीजिए, लेट मी स्विच ऑन द। जी, है ना। तो देखिए हम कितने बार आग्रह विधि से प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव रखने का अर्थ है, मुझे एक्चुअली किसी ने ये प्रश्न पूछा था तो इस पर मुझे लगा कि थोड़ा जन चर्चा को कर लिया जाए। प्रस्ताव रखते समय भी हम कितना आग्रह रखते हैं, और उस आग्रह में भी कुल मिला के जानते हैं आग्रह क्यों होता है। आग्रह का कुल मतलब इतना है कि मेरी अनुकूलता हो जाए, ये व्यक्ति समझदार हो जाए ताकि मेरे लिए समस्त अनुकूलताएं हो जाएं, है ना। जबकि ऐसा तो प्रावधान है नहीं। ठीक, इस चर्चा को हम आगे अवश्य बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी और आपको इससे कोई ना कोई थोड़ी बहुत सहायता मिली होगी, और आपने भी सहायता करी इस चर्चा को आगे बढ़ा के। जिन लोगों को क्लैरिटी थी उन्होंने ऐड ही किया, उसके लिए धन्यवाद। चलिए हम थोड़ी देर पठन को कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर कुछ आपसे चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो न्याय की बात कर रहे थे, प्रस्ताव विधिवत, बिल्कुल। जी जी जितेंद्र भैया, बढ़िया। आइए चलिए थोड़ा सा पठन करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक पठन कर लिया था, थोड़ा आगे भी कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीछे से देखते हैं। तो न्याय को समझते हैं तो मानवीयतापूर्ण आचरण मिलता है। मानवीयतापूर्ण आचरण का मतलब जानते हैं क्या है? असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, है ना। ये हमारे जो 5 मानवीय प्रवृत्तियां, इनमें जीती हुई मानव परंपरा हमको उपलब्ध हो जाती है। न्याय सहज सुलभ हो जाता है, ठीक है। और उसके लिए पहला स्टेप यही है कि पूरे प्रस्ताव के, दर्शन के पूरे प्रस्ताव को एक बार सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, व्यवस्था का चित्रण ठीक ठीक कर लिया जाए। मात्र व्यवस्था के चित्रण से ही आप बहुत सारी समस्याओं से निजात पा जाते हैं। जैसे ही आपको लगता है अच्छा ये हो सकता है, अभी तो बहुत सारी बार हम इसी जगह पर नहीं आते कि ये हो भी सकता है ना। तो जब तक व्यवस्था का चित्रण नहीं होता कि एक मानव कैसा होगा, एक स्वायत्त मानव के रूप में मानव कैसा तैयार होगा शिक्षा के साथ, परिवार मानव के रूप में मनुष्य कैसे जिएगा, उत्पादन कैसे होंगे, विनिमय कैसे होगा, जब तक आपको ये सारी क्लैरिटी नहीं आती ना। दिलीप भाई ने एक दिन पूछा था कि हम अभय मतलब नहीं, हमें धन को लेकर के भय बना रहता है। तो देखिए, जब तक आपके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था है ना, एक ऑल्टरनेट व्यवस्था कैसी होगी इसका चित्रण नहीं आता, कम से कम चित्रण नहीं आता, तब तक आपके मन में कल्पना ही नहीं होती कि ऐसा इससे मुक्त भी हुआ जा सकता है ना। तो इसलिए विकल्प अथवा व्यवस्था का चित्रण भी बहुत आवश्यक है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, ऐसा जिएगा मानव, ठीक है। चिंतन के साथ जीवन की 6 क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। विश्लेषण, प्रिय हित लाभ के अर्थ में बहुत कुछ कर चुके हैं। अभी तक जितना विश्लेषण, जितना अलग अलग करके देखना, हर एक चीज को जो अभी तक मानव ने देखा है, देखा अर्थात समझा है, अर्थात विज्ञान विधि से आदर्शवाद जिस भी विधि से आपने देखा है, वो सब कुछ प्रिय हित लाभ के अर्थ में ही हुआ है ना। जैसे आज हम यहाँ पर, तू क्या 10 पैसा देगा, एक गाना नहीं है जो भिखारी लोग अक्सर वो गाते रहते हैं कि भगवान तुझे 1 करोड़ देगा, तो यहाँ 10 पैसा डिपॉजिट करेगा, ऊपर जाके 1 करोड़ मिलेगा। ये सब है ना, विधि से हम प्रिय हित लाभ के अर्थ में ही सारा विश्लेषण किए हैं। भय प्रलोभन इसी का प्रमाण है। शरीर की आवश्यकताओं के लिए सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन बहुत कर चुके हैं, ठीक है। मनुष्य इस जगह पर लगभग उसने अपना जितना मनाकार उसमें बना, सब कुछ को उसने साकार कर लिया। इसके अलावा जो वस्तु है, जैसे बम बनाना, मिसाइल बनाना, युद्ध पोत आदि बनाना, ये चीजें मानवोपयोगी नहीं हैं, है ना। यहाँ पर एक चेक पॉइंट है कि हम जब भी आसपास भी देखते हैं, जब भी कोई न्यूज पढ़ते हैं, जब भी हमें कुछ समाचार मिलते हैं कि भाई ये चीज मानव बना रहा है, जरूर देखिए, इस बात पे विश्लेषण, अपने तर्क को दौड़ाया करिए कि क्या ये मानवोपयोगी है, क्या ये मानव अर्थात मानव जाति के लिए उपयोगी है ना। आज करें और उसका फल परिणाम 3 जनरेशन बाद मिले, तो एक ये भी विधि होती है, हमें क्या, हमने तो अपनी जिंदगी बढ़िया से जी ली है ना। जैसे हमारे थोड़े पिछले पूर्वज सोच रहे थे और सोचने के फल स्वरूप हमारी आगे की जो पीढ़ी है वो उसका जीवन अंधकारमय है ना। तो ये भी थोड़ा देखना कि अगले जरा आने वाली परंपरा, आने वाली मानव जाति, आने वाली संतानें कैसे जिएंगी, इस बात पे हमने विचार नहीं किया। ये अलग बिल्कुल अपने आप को अति व्यक्तिवादिता का परिणाम है कि आपने बम बना लिया, मिसाइल बना लिया, युद्धपोत बना लिया, है ना। ये निरर्थक है और बर्बादी के कारण है। स्वयं को टूटा फूटा मानने के फलस्वरूप ही आप ऐसा कर पाते हैं। तर्क विधि से और घटना विधि से यह सिद्ध हो जाता है ना। एक तो तर्क है ना, एक तो तर्क पूर्वक मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है ना। इस विधि से हम पूरे घटनाक्रम को देख पाते हैं, और घटने को घटा भी लिया, मतलब जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम को फेंक करके देख लिया। ये दोनों विधि से ये बात हो चुकी है। तात्विक विधि से, तर्क विधि से, व्यवहार विधि से मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध होता है ना। तात्विक विधि से हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी होते हैं तात्विक विधि रूप में। हम तात्विक विधि रूप में हम व्यावहारिक हो गए। अच्छा, उसको प्रमाणित करने के लिए हम व्यवहारित होते हैं, यही तर्क विधि है ना। तात्विक रूप से हमको एक बात समझ में आ गई कि हम निरंतर सुख को चाहते हैं। उसके बाद जब प्रमाणित करने जाते हैं तो क्या है, व्यवहार। कल
हमें बहुत अच्छे से पापा ने समझाया था कि जो व्यवहार है वो क्या है, वाचिक क्रिया है ना, बिना वाणी के, बिना भाषा के व्यवहार होता नहीं, ठीक है। तो इस पर भी मानव जाति को एक बड़ा काम करना है। अभी तक हम 4 विषय 5 संवेदनाओं की ही भाषा को विकसित कर पाए हैं। जब ये बाबा जी की भाषा हमको आती है ना, तो हमारा सिस्टम शट डाउन होने लग जाता है ना, नींद आने लग जाती है, स्लिप आउट हो जाता है, सिस्टम क्रैश होने की स्थिति बनने लगती है। तो सह अस्तित्ववादी भाषा का एक अभ्यास, ये भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए लोग कहते हैं अरे हम पढ़ तो गए हिंदी ही, हमको हिंदी आती भी थी लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो 10 क्रिया संपन्न है ना, सबसे हाई टॉप मॉडल जो अभी उपलब्ध है, टॉप मॉडल का वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमारे 4.5 क्रिया वालों को डाउनलोड करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना है उसको। अच्छा, उसकी विधि को भी कल बहुत अच्छे से पापा ने रखा था, है ना। इस ढंग से तर्क, तात्विक और व्यवहारिक विधि से आदमी के प्रमाणित होने की बात आती है। स्टेप बाय स्टेप बात को लिख दिया। पहले तर्क, है ना, विश्लेषण पूर्वक अलग अलग स्थितियों में हर एक वस्तु की पहचान, इसको हम कह रहे हैं तर्क। तात्विक विधि से, है ना, संप्रक्तता, अनुभव, इसको हम तात्विक बात कह रहे हैं। ये भी हमें समझ में आ जाती है ना, ये स्टेप बाय स्टेप होने वाली बात है। और तात्विक मतलब सब चीजें तर्क के बाद जुड़ गई और जुड़ने के बाद एक समझ, है ना, समझ के रूप में आपके भीतर वो सिंथेसाइज हो गया, है ना। और व्यावहारिक विधि से जैसे ही समझ में आती है, आदमी से गलत करना बनता नहीं है। इसी को बाबा जी ने कहा है, गलत है तो गलती है तो समझ नहीं, समझ है तो गलती नहीं। जिस क्षण आपको समझ आती है ना, तुरंत आपका प्रवर्तन होता है, तुरंत आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आप कहते हैं मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। आपके अंदर एक निष्ठा, आप निष्ठान्वित हो जाते हैं। निष्ठा मतलब निरंतरता में वो चीज आपके अंदर घट जाती है। और इसी कह रहे हैं व्यवहार। व्यवहार अर्थात मानव मानव के बीच में जो क्रियाकलाप है उसे हम व्यवहार कह रहे हैं, ठीक है। व्यवहार, इसको एक मानव व्यवहार दर्शन में पहले दूसरे पन्ने में ही लिखा है, एक से अधिक एकत्र होने के लिए जो श्रम है उसकी व्यवहार संज्ञा है। एक से अधिक कौन? एक से अधिक मानव। श्रम क्या है? विचार में ही श्रम होता है। विचार का श्रम क्या है? विचार तब तक चलते रहता है, काम करते रहता है जब तक कि सर्वतोमुखी समाधान उपलब्ध ना हो जाए। इसको हम तृप्ति भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम विश्राम भी है, ठीक है। तो हम इस विधि से प्रमाणित होते हैं। प्रमाणित होते हैं मतलब दूसरे तक हमारी बात पहुंच गई। ठीक, हम कहाँ थे? हाँ, इस ढंग से तर्क, तात्विक और व्यवहारिक विधि से आदमी के प्रमाणित होने की बात आती है। हम जितना भी बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तर्क विधि के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य तक की बातें पहुंचने का क्या तरीका है? पढ़ते भी किस लिए हो, है ना, ताकि पढ़ना मतलब हम किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में हम उस व्यक्ति से बात ही कर रहे हैं, है ना। लिख दिया तो लिख किस लिए रहे हो, है ना, ताकि एक तो तुम खुद ही अपनी उस मनस्थिति से इस समय बात कर सको और दूसरा आपका लिखा हुआ कोई और पढ़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अल्टीमेट बात यही है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, है ना। ये सब किस विधि पर होता है? तर्क विधि के आधार पर होता है। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। सार्थक तर्क तात्विकता को छूता है, यही संप्रेषणा की महिमा है। ये जो हम संप्रेषित करते हैं, जो मेरे भीतर जैसी एक वास्तविकता बनी हुई है, ये आपके भीतर ऐसे एज इट इज डाउनलोड हो जाए। जिन लोगों ने वो मूवी देखी थी ना, बेल वर्थ, उसमें वो एक दूसरे से सर टकराते थे और कुछ ट्रांसफर कर देते थे प्रोग्राम है ना। अब वो पता नहीं, हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ हो जाए, कह नहीं सकते, लेकिन संप्रेषणा मतलब एज इट इज, है ना, हूबहू चीज आपके भीतर आ गई। सार्थक तर्क तात्विकता को छूता है। सार्थक मतलब सर्वतोमुखी समाधान, है ना, इसको प्रोवाइड कराने वाली जो कड़ी से कड़ी, जो स्टेप बाय स्टेप जो तर्क है, ये तात्विकता को छूता है। यही संप्रेषणा की महिमा है। इससे हमको ये ताकत मिलती है कि भैया समझे हुए को समझाया जा सकता है ना। यहाँ से गांठ खुलती है कि समझाया जा सकता है, बोला जा सकता है, कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, इस पे डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, सब मानव समझ सकते हैं, है ना, और मानवीय परंपरा स्थापित हो सकती है। यदि हमारी संप्रेषणा में, देखिए संप्रेषणा में सारी चीजें हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि संप्रेषणा में केवल बस बोल बोल के पढ़ा दिया, सारी बातों के साथ संप्रेषणा है। यदि हमारी संप्रेषणा में अगले व्यक्ति को तात्विकता छू गई,
तो हमारी संप्रेषणा सार्थक है। कम्युनिकेशन कब पूरा हुआ? जब एक्नॉलेजमेंट आ गया, है ना। जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो समझ सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट के बिना कोई कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। यदि वही तत्व एक सेकंड, मुझे लगता है हम छोड़ तो नहीं रहे ना कुछ पढ़ते समय, एक सेकंड। हाँ, यदि वही तत्व व्यवहार की सार्थकता को इंगित करता है, यदि वही तत्व व्यवहार की सार्थकता को इंगित करता है, अर्थात व्यवहार में सार्थकता है, मानव का प्रयोजन समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, इन चारों को इंगित करा देना, इसकी तरफ इशारा कर देना, इसकी तरफ ध्यानाकर्षण करवा देना। क्या ध्यानाकर्षण करवा देना? कि भाई मानव का प्रयोजन मतलब समस्त मानव जाति का प्रयोजन क्या है? तो समाधान, है ना। वैचारिक स्पष्टता, सर्वतोमुखी समाधान, ये समृद्धि, परिवार में समृद्धि प्रमाणित हो जाएगी, समाज में अभय, है ना। तो व्यक्ति के साथ न्याय हो गया। कैसे? परंपरा में व्यक्ति के साथ न्याय का नाम समाधान है, परिवार के साथ न्याय का नाम समृद्धि है, समाज में जब हम न्याय को देख रहे हैं उसी का नाम अभय है, और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जब हम न्याय को देख रहे हैं इसी का नाम सह अस्तित्व है। इसकी तरफ उस व्यक्ति का ध्यानाकर्षण करा देना, है ना। समझाने के मतलब आपको कोई श्रम नहीं करना है, उस व्यक्ति को सिर्फ इस वस्तु को उपलब्ध करा देना, उसको समझा देना, आपके व्यवहार से ये बात संप्रेषित हो जाए, मानव परंपरा में व्यवस्था के आधार पर ये बात संप्रेषित हो जाए, इसको हम कह रहे हैं संप्रेषणा। ठीक है, अच्छा। और बोध कराता है, व्यवहार की सार्थकता, यदि वही तत्व व्यवहार की सार्थकता को इंगित कराता है और बोध कराता है तो व्यवहार ज्ञान अनुभव होता है। इसमें तात्विक ज्ञान हो गया। तात्विक ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए और व्यवहार ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए। पहली उपलब्धि यही है कि अपना मूल्यांकन, परिवारजनों का मूल्यांकन किस आधार पर होगा। ठीक है, अब देखिए बाबा जी यहाँ पर आपको एक पूरा दे रहे हैं भाई कि क्या स्टैंडर्ड होगा, किस आधार पर आप नापेंगे तोलेंगे, है ना। मूल्यांकन का आधार क्या, कैसे मूल्यांकित करोगे कि व्यक्ति, एक पैमाना दिया बाबा जी ने, है ना। तो देखिए पैमाना क्या बता रहे हैं, मूल्यों के आधार पर। मूल्य मतलब प्रयोजनीयता, मूल्य मतलब संबंध, मूल्य मतलब व्यक्ति व्यक्ति की परस्परता में जो सत्य है उसे मूल्य कहना। मूल्यों के आधार पर, संबंधों के आधार पर, उभय तृप्ति के आधार पर। तृप्ति का मतलब अब इससे अधिक की कल्पना नहीं बनती है ना। यदि अधूरा है, यदि अस्थिर है तो अभी तक तृप्ति तक हम पहुंचे नहीं है, थोड़ा आगे बढ़े हैं, पूरे तक नहीं पहुंचे हैं, है ना। व्यवहार में हम न्यायिक हो गए, यही प्रमाणित कर सकते हैं, तब आदमी मानव हो गया। ये शिफ्ट है, आदमी को मानव, आदम जात जो हम है ना, बाबा जी ने शुरुआत में कहा था अभी तक हम वही आदम खोर जैसी हमारी मानसिकता है, 4 विषय 5 संवेदनाओं को तृप्त करने की, इसलिए शब्द है तब आदमी मानव हो गया। पहले मानव हुआ, फिर समझदारी के आधार पर स्वायत्त हो गया और 6 गुण आ गए। तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसका कार्यक्रम कितना है, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय। इसके फलस्वरूप व्यक्ति को, अभी जैसे हम देखते हैं ना कि A+ ग्रेड मिला है, B+ ग्रेड मिला है, भैया उसके अलावा कह रहे हैं देखो भाई ये हमारे रहेंगे, इस आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे। किस आधार पर? कि जब व्यक्ति की शिक्षा पूरी होगी तो उसके अंदर हमको ये 6 चीजें देखने को मिलेंगी। पहली चीज, स्वयं में विश्वास। व्यवस्था कैसी? व्यवस्था मतलब ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है, ये जो धरती की व्यवस्था है ना, मानव के बीच में जो व्यवस्था है, व्यवस्था अर्थात विश्वास का सूत्र, मूल्यों का सूत्र, है ना। सूत्र मतलब कैसे ये कड़ी से कड़ी है, ये बातें समझ में आने से अपने आप ही स्वयं में विश्वास दिखाई पड़ेगा। तब हम कहेंगे अब बच्चा हमारा ग्रेजुएट हुआ। कब? जब ये 6 चीजें आ गई, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, है ना, श्रेय की ओर गति को पहचानेगा। हमको अगला स्टेप क्या है, ये क्लैरिटी आ जाएगी, अभी हमको क्लैरिटी नहीं है। तो श्रेष्ठता का सम्मान, श्रेय की ओर गति। श्रेय की ओर गति मतलब हमको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ये हमारा जागृति, हमारा लक्ष्य है, जागृति निश्चित है
इस क्रम में हमको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें करनी है, वो सारे स्टेप उसको क्लियर होने के फलस्वरूप वो क्या कर पाएगा, उस तरफ गतित होगा। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन मतलब जो जिसके भीतर प्रतिभा है ना, वैसा उसका व्यक्तित्व। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन को ऐसे भी समझिए, हमारी प्रतिभा जानते हैं कि हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल है 10 क्रियाओं के रूप में, है ना, 10 क्रियाएं हमारी, हम अनुभव संपन्न हो जाएं, ये हमारी प्रतिभा है। पर क्या हमारा व्यक्तित्व ऐसा है? अभी तो नहीं है, अभी 4.5 क्रिया में जी रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन मतलब अनुभव तक पहुंच जाए, इससे हमने कहा प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। ऐसा हो सके इसके लिए शिक्षा व्यवस्था, ऐसा कार्यक्रम डिजाइन हो, ऐसी सार्थक जनसंवाद हो कि मनुष्य वहां तक पहुंच जाए। इससे दिया नाम प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। व्यवहार में सामाजिक, व्यवहार में सामाजिक मतलब क्या कि हमारी सोसाइटी में जो हम कर रहे हैं उसको व्यवहार में सामाजिक का नहीं। व्यवहार मतलब आपका आचरण, आचरण अर्थात आपकी मानसिकता कैसी है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जो वस्तुएं प्रकृति में उपलब्ध हैं उनकी निरंतरता बनी रहने की, प्रत्येक आने वाली मानव संतान को न्याय सुलभ होगा, है ना, व्यवस्थाएं ऐसी खड़ी करना, इसको हम कह रहे हैं व्यवहार में सामाजिक। आप भी अपनी कल्पनाशीलता को लगाते रहिए, ठीक है। तो सामाजिक का मतलब अपना वाला समाज नहीं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की एक तो स्पष्टता, उसके बाद उसका आचरण अपने आप ऐसा दिखाई पड़े। ठीक है, अखंड समाज के विरोध में कोई कार्यक्रम उसका नहीं बनेगा। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में क्या है, स्वावलंबी, है ना, प्रकृति के नियमों को पहचान करके व्यवस्था के लिए, व्यवस्था के, है ना, जैसे एक बात हमने कही थी, जिस अनुपात में जो खनिज उपलब्ध है उसी अनुपात में उसका प्रयोग करना, है ना, ऋतु संतुलन को ध्यान में रखा। ये सारी चीजें इसको ध्यान में रखते हुए वो अपने व्यवसाय को चुन लेगा कि भाई मेरी कहाँ पर एक कुशलता है ना, कहाँ मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, उसको चुनने के फलस्वरूप और इस समय क्या आवश्यकता है, इस धरती पर जो मानव जाति की अभी स्थिति है उसमें क्या आवश्यकता है, उसको पहचान करके उसको निर्वाह करना, है ना। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में क्या होगा, स्वावलंबी होगा। ये 6 मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ फिर खत्म करते हैं। ये 6 अहर्ताएं, है ना, ये एलिजिबिलिटी है, ये होना है ना, ये आपकी ये आपको पोटेंशियल रियलाइजेशन करना है। ये 6 अहर्ताएं जब मेरे समझ में आई तब मैं स्वयं को स्वायत्त अनुभव किया हूं, है ना। ये व्यक्ति कैसा है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, इसके दिमाग में सारी क्लैरिटी है ना। इसको कह रहे हैं स्वायत्त मानव। स्वायत्त मानव मतलब व्यक्ति में समाधान हो गया, कैसा, सर्वतोमुखी समाधान, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का चित्रण पूरा हो गया, ऐसा व्यक्ति, है ना, इसको हम कह रहे हैं स्वायत्त मानव। स्वायत्त मानव में वो ताकत है कि वे परिवार में ना न्याय सुलभता करवा पाएंगे और इस विधि से क्या होगा, परिवार मानव आएगा, है ना, इसको हम परिवार मानव बोल पाएंगे। तो ये कड़ी से कड़ी फिर जुड़ेगी, स्वायत्त मानव है, फिर परिवार मानव है, उसके आगे समाज। एक बार व्यवसाय में स्वावलंबी दोबारा बता दीजिए। हाँ, प्रकृति के साथ, है ना, प्रकृति के साथ जो नियम है, प्राकृतिक नियम, ऋतु संतुलन, खनिज संतुलन, ताप संतुलन, इनको पहचान करके पूरी मानव जाति में आगे बढ़ने के लिए कभी क्या आवश्यकता है, इसको ग्लोबल लेवल पे समझ करके उसके हिसाब से मैं यहाँ बैठा हुआ क्या भागीदारी कर सकता हूँ, है ना, इतनी तक की समझ होगी। और ये बहुत कठिन बात नहीं है, जिस तरीके से अभी हमारे पास इंटरनेट उपलब्ध है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये सारा डेटा उपलब्ध हो जाएगा और बहुत आसानी से हर एक व्यक्ति को काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जितने भी हैं वो इस काम को बहुत आसानी से घटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं व्यवसाय में स्वावलंबी, ऐसा काम ऐसा कर रहा है ना, प्रकृति पर श्रम नियोजन इस ढंग से कर रहा है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। ये व्यवस्था मानव जाति निरंतर बनी रहे, है ना, धरती पर जो समृद्धि है ना, उसको वो मानव पहचान करके और अपनी आवश्यकता में उसे कैसे लेना है उस अनुपात में ले पा रहा है। ठीक है संध्या दीदी, स्पष्ट हुआ? जी दीदी, ठीक है। ये 6 अहर्ताएं जब समझ में आई तो हमने स्वयं को स्वायत्त अनुभव किया। वैसे ही हम परिवार में अपनी समझदारी समृद्धि को प्रमाणित करने में समर्थ रहे, अपने आप समर्थ हो गए, है ना, ये अपने आप घट गया। अब इसके आगे हमको कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप हमारा
हम ऐसा विचार कर पा रहे हैं कि समृद्धि कैसे हो जाए। इसके आगे बहुत कोई पुरुषार्थ जैसी घटना नहीं है, समाधान हो गया, उसके आगे सब निकल पड़ेगा। इसी सत्यतावश आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। हर व्यक्ति सज्जन बनना चाहता ही होगा। सज्जनता के लिए न्यूनतम अर्हता न्याय है। ठीक है, ये न्यूनतम अर्हता है। न्याय मतलब जो परस्परताओं में है ना, किस प्रकार से तृप्ति पूर्वक जीने का कार्यक्रम क्या है, इसकी समझ का नाम न्याय है। ये समझ मुझ में आ गई, मतलब मेरे अंदर इस अर्हता को मैं पूर्ण मानता हूँ। न्याय को जैसा मैं देखता हूँ वह संबंध, मूल्य, मूल्यांकन और उभय तृप्ति ही है। इसके बाद हमारे समझ में बात आई है कि हर व्यक्ति जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता ही है, सत्यवक्ता होता ही है। इस आधार पर शिक्षा में क्या होना चाहिए? शिक्षा ऐसी हो कि वो व्यक्ति न्याय उसको नहीं मिलेगा, ऐसी निराशा से भर जाए, है ना। जो सच बोलता है, बेटा झूठ बोलना तो इस दुनिया में जीने की बाध्यता है, ऐसा अपने बच्चों को समझाने लग जाए। सच बोल ही ना पाए किसी के साथ, सही कार्य व्यवहार कर ही ना पाए। अभी तो हमारी शिक्षा ऐसी है। ठीक है, होना क्या चाहिए? जो उसके अंदर बीज के रूप में सत्यवक्ता होने की बात है, तो ये सत्य तक वो पहुंच जाए, अर्थात संपृक्तता, तात्विकता उसको समझ में आ जाए और उसके फलस्वरूप बोध और अनुभव हो जाए। तो जो सत्य वक्ता है, सत्य की जो जानने की, सही जानने की जो जिज्ञासा है, वो तृप्त हो जाए। न्याय का याचक है, तो वहां से शिक्षा कहाँ शिफ्ट करेगी? न्याय प्रदायी क्षमता उस बच्चे में आ जाए। ये शिक्षा का काम है ना। हर व्यक्ति क्या है? जन्म से ही न्याय का याचक है, तो शिफ्ट न्याय प्रदायी क्षमता में। सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कार्यक्रम नहीं है, उसके लिए हम समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं क्या सही कार्य व्यवहार है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जाए, हमारा संवाद ऐसा हो जाए कि बच्चे में सही कार्य व्यवहार करने की ताकत आ जाए, स्पष्टता आ जाए, सत्यवक्ता होता ही है, सत्य बोध हो जाए, ऐसी हमारी शिक्षा को होना है। ठीक है, हर मानव संतान को सत्य बोध होना चाहिए। सही कार्य व्यवहार करने के लिए अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास मतलब हमारी प्रैक्टिसेस मानव जाति में ऐसी होनी चाहिए। विधि होनी चाहिए। विधि मतलब जैसे अभी विधि मतलब कानून होता है ना, तो ऐसे ही है ना, हमारा पूरा सिस्टम ऐसा डेवलपमेंट हो जाए कि हम कहें कि भाई ये विधि है, न्याय प्रदायी क्षमता स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, तीनों चीजें ही शिक्षा संस्था में हो सकती हैं। ताकत देखिए शिक्षा संस्था की, तीनों चीजें ही शिक्षा संस्था में हो सकती हैं, और तब मानव परंपरा अपने आप बन जाती है। इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसलिए ये काम बहुत आसान काम है, काम बहुत कठिन नहीं है ना। सिर्फ तैयारी है, थोड़े जरा टीचर्स बन जाएं, ऐसे लोग बन जाएं जो आचरण प्रमाण के साथ खड़े हो जाएं। अपने आप ये खटखट 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 घट जाने वाली बात है। ठीक है, तो बढ़िया, आज के लिए इतना ही है ना। उम्मीद करते हैं आपको क्लैरिटी बनी होगी। आप में से जो भी लोग है ना, जो भी क्लैरिटी आपको बनी, उसको भाषा में एक बार कहने का प्रयास कीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके, तो हमें भी लगे कि भाई बढ़िया, ये बात आप तक पहुंची, ध्यानाकर्षण हुआ और आज की क्लास सार्थक रही, है ना जी। उभय तृप्ति तक बढ़िया। हाँ, आप टाइप भी कर सकते हैं आपके मैसेज को। बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छा से, मुझे पता नहीं चला आपको, लेकिन राजकुमार दीदी समझ में क्या आया, है ना। आप एक आध सेंटेंस बोल दीजिए, देखिए भले ही आपको वो बात पहले से पता हो, फिर भी आप बोलिए। बोलना तो आवश्यक है ना, नहीं तो हम कैसे बता पाएंगे जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने को। एवरीडे इज सार्थक, यस। अनम्यूट करके बोलिए तो हमें भी लगे कि हमने सुना आपकी बात को। आप सब मुस्कुरा रहे हैं, इतना पर्याप्त नहीं है, उससे अधिक की आवश्यकता है। हाँ जी दीदी, मुझे लगा कि शिक्षा में जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरी भागीदारी जो है वो, मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस शिक्षा में काफी ज्यादा है। जैसा कि बाबा जी ने कहा ही है कि शिक्षक से जो है ये परिमार्जन जो है बहुत जल्दी हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं अपनी भागीदारी समझ सकता हूँ और उसको निभाने की कोशिश, प्रयास में हूँ, इतना ही करूंगा। क्या बात है, बढ़िया है ना। सिर्फ समझ के, समझा के, बातचीतें करने से ये कार्यक्रम हो जाएगा, है ना। मुझे तो ये लगता है ना। और ये सोच सोच के हम बहुत तृप्त भी होते हैं कि यार इतना आसान है ना।
बढ़िया। और किसने क्या दीदी लिखा? जैसे मैं तो ये सोच रही हूँ कि जी। जैसे बच्चों को अभी तक जो शिक्षा मिल रही, बच्चे हम भी थे और हमें समाज से शिक्षा से जो मिला उसके कारण हमारी जो मान्यताएं बनी जो पूरी नहीं थी, तो वैसे ही सही का प्रस्ताव जैसे योग्य व्यवस्थाओं से, योग्य परिवार व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से आएगा जैसे ही, जी तो ऑटोमेटिकली वो भी पनपेगा। तो बहुत देर नहीं लगेगी इसमें, सभी लोगों का जुड़ना बहुत जरूरी है। ये एक प्रोग्राम बनना चाहिए, इतना ही काफी है, उससे ऑटोमेटिकली पूरा समाज रेज हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ज्योति दीदी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बहुत अच्छे से चीजें दीदी समझ में आ रही हैं। एक तो थोड़ा मैंने कल जल्दी छोड़ दिया था, तो ये कौन सी वाली पुस्तक हम लोग देख रहे हैं, उसका नाम बताएंगे आप? जीवन विद्या एक परिचय। परिचय वाली, ठीक है हाँ। दीदी। दूसरा ये थोड़ा मन में आ रही थी, जैसे शुरू में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि जीने में जब हम जाते हैं तो कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, है ना? तो मैंने उसमें लिखा भी था कि जैसे पॉलिथीन्स हैं तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, है ना? तो उसमें व्यवस्था में मतलब मन में हम हर समय जो है वो उलझन सी बनी रहती है कि कैसे कम करें, कैसे कम करें। हालांकि वो एक भैया कह रहे थे कि कम तो हुआ है, तो वो चीज मतलब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो एक व्यवस्था का भाग है ना? तो वो हमको एग्जैक्टली। करना पड़ रहा है। ये वाली हाँ, स्थिति में मतलब फंसावट होती है बहुत। बहुत बहुत। ज्योति दी ने देखा कितना अच्छा ध्यान आकर्षण कराइए। एक एक हम पॉलिथीन यूज करना बंद कर दें, इससे नहीं होगा। सरकारों को ही कुछ करना पड़ेगा, उनको ही बैन लगाना पड़ेगा। जो गलत है वो वहीं से कंट्रोल होगा, तब एकदम से कंट्रोल हो जाएगा, है ना? तो हमको ये भी आवश्यकता बनती है कि हम इस जो प्रस्ताव है इसको अधिकतम लोगों तक लेकर के जाएं, क्योंकि अकेले हमारे करने से, मैं भाई पॉलिथीन ना यूज करूं, थैले यूज करूं, तो आपको क्या लगता है पोल्यूशन कम होने वही, वाला है? इसीलिए दीदी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। हाँ, और अपने लेवल पॉलिसी पे बहुत मेकर्स थोड़ा में सा हो जुड़ पाता जाए। है मतलब। जो लोग पॉलिसी मेकर्स है उसी में ये लोग समझ ले तो बहुत मतलब चार चांद हो जाए ना, फास्ट हो सकता है। राजनीति दीदी धर्मनीति जब तक नहीं हो सकती है तब तक पूरी मतलब पूरा प्रकृति में जो व्यवस्था है और परिवार व्यवस्था से लेके पांचों स्थितियों में ये सब नहीं हो सकता, वो पता है। लेकिन एक छोटा छोटा प्रयत्न जैसे परिवार से लेके शिक्षा व्यवस्था से लेके आगे आने वाली जनरेशन आईएएस आईपीएस यही से बनने वाली है, तो पॉलिसी मेकर्स भी यहाँ से ही जाएंगे। तो शिक्षा व्यवस्था इतना मजबूत बनाना चाहिए और उसके लिए सब लोग प्रयास कर सकते हैं और काफी टीचर्स तो जुड़े ही हैं। तो एक बड़ा सा विस्फोट एक साथ होगा, जितना बड़ा सा विस्फोट 20 साल में एक मोबाइल और मीडिया से इतना सारा अव्यवस्था फैल गया। अच्छी बातें भी हुई उसमें, लेकिन जितना अव्यवस्था उसने सर्जित किया है हर एक परिवार में उसका परिणाम हम देख रहे हैं। और हर बच्चे मतलब खाने से लेके छोटे से बच्चे से लेके बड़ा बच्चा आज का 22-25 साल का हो या 30 साल का हो, उसको भी तकलीफें इसके कारण है ही, काफी चीजें उसमें आ जाती है। तो एक 20 साल के मोबाइल क्या मतलब तदाकारिता इतनी ज्यादा हो जाती है हमारी कि उससे भी इतना सारा हो जाता है। तो जी फिर सही बात को शिक्षा व्यवस्था में लाने से, फंडामेंटल चीजें समझाने से बच्चे में क्या क्या हो सकता है, वो हम लोग इतने छोटे से मतलब भ्रम का फैलाव इतना जल्दी हो सकता है, सही का भी अच्छा हो ही सकता है। उससे भी अधिक तेजी से होगा, ये विश्वास मानिए, है ना? यस यस यस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। और कौन कुछ दूसरा कहना दीदी चाहते एक ये बात मैं कहना चाह रही थी, जैसे शिक्षा संस्था से ही होगा ये चीज हम्म तो दिखती है, बट हम्म जैसे अब हम लोग हैं तो हम लोग यूएचवी पढ़ाते हैं जी बीटेक में, है ना? हम्म तो इस समय में जब हमें स्टूडेंट मिलते हैं तो जी ये अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब रिजॉल्व होते हैं, है ना? हम्म तो रिजॉल्व इन द सेंस इन द लाइन ऑफ द भोगवादी प्रवृत्ति, है ना? और उनके सामने जब ये प्रस्ताव रखा जाता है तो उनको मतलब मतलब हाँ थ्योरी में वो लोग हाँ हाँ कर देते हैं, पर हम्म इम्प्लीमेंटेशन में उसको ला पाना और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में व्यवस्था में वो है हम्म उसमें इस बात को समझा पाना, ये कभी कभी मतलब ये लगता है कि मतलब अपनी तरफ से हम प्रस्ताव देते हैं पर उन तक पहुंचा कि नहीं, वो चीज हम लोग को क्लियर नहीं हो पाती है कि क्लियर मतलब नहीं हो बच्चे ले पाती। पा रहे हैं उस चीज को कि बिल्कुल। नहीं। और मुझे लगता है ज्योति दीदी एक थोड़ा अंदेशा भी बना रहता है कि शायद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके उसमें हाँ दिखता नहीं है ना। तो मैं इसमें एक बिल्कुल बात मेरे मन में हमेशा ध्यान में आती है कि हम कोर्स जो भी यूएचपी का पढ़ा रहे हैं, आप मेरे ख्याल से वही नीली वाली किताब पढ़ा रहे होंगे जो जी है ना? जी 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 तो बागड़िया उसमें क्या, उसमें एक चीज है कि व्यवस्था का
चित्रण जब तक नहीं होता कि 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में हम जिएंगे कैसे, मतलब हर कोई संग्रह नहीं कर रहा होगा, एक भी व्यक्ति जब तक संग्रह कर रहा है और ऐसा चित्रण आपके दिमाग में रहता है, क्योंकि वो चीज कई बार स्पष्ट नहीं हो पाती, उससे एक स्टेप और आगे की जाने की जरूरत है। इसको मैं महसूस करती हूँ कि व्यवस्था का चित्रण होना पड़ेगा कि मानव परंपरा को यदि जीना है, बने रहना है, तो इस स्थिति में समस्त मानव जाति में असंग्रह होगा। समस्त मानव जाति में स्नेह सूत्रित कैसे होगा, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, जैसे ही ये आएगा ना, ये क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे जनरेशन की हूं, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे जैसे ही ये स्पष्ट हुआ तब मुझे लगने लगा कि यार ये तो हो सकता है। जब तक वो नहीं हुआ तब तक मैं खुद भी ढूंढती रही, मुझे लगा यार ऐसी तो बातें करने वालों की कमी थोड़ी है ना। तो जनरेशन स्वीकार करेगी, ये गारंटी मेरी है। गारंटी मैं किस आधार पे ले रही हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन ये गारंटी है। पर इस गारंटी में क्या होगा, जैसे ही वो व्यवस्था, अभी विकल्प व्यवस्था का नहीं खुला है, जैसे दिखेगा वो खटाक से होने वाली चीज है ना। चलिए जी, और कौन बहुत कहना बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। हाँ दीदी ज्योति दीदी की बात को मैं एक और इस तरह से देखती हूँ कि अभी मेरा एक इंसिडेंस हुआ। एक प्रोफेसर है, कोई एक यूनिट में है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी संस्था का भी नहीं लूंगी, जहाँ हमारा ये कोर्स पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा संस्थान है यहाँ पे। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है और उनके पापा मेरे से काफी समय से जुड़े हैं और वो मेरी पेशेंट भी हैं, सभी लोग मतलब पूरा परिवार। तो एक दिन उनके पापा का फोन आया कि निमिषा बहन आपसे मिलवाना है उनकी बेटी को, जिसकी अभी डिवोर्स की केस चल रही है। देखो क्या है, 2-3 साल से उनके यहाँ ये पढ़ाया जा रहा है, एज ए टीचर वो पढ़ रही है और बच्चों को पढ़ा रही है, प्रोफेसर है बड़ी जी। तो उनके पापा को प्रस्ताव बढ़िया लगा, काफी उम्र वाले हैं और उनकी बेटी काफी शायद 20 इयर्स की होने वाली है, तो मेरी उम्र की होगी प्रोफेसर भी जी। तो मैंने प्रस्ताव जैसे रखा कि आपके बच्चों के लिए और आपके परिवार के लिए समझ लीजिए। मुझे पता था कि उनके यहाँ चल रहा है, लेकिन इतना अच्छे से चल रहा है वो भी मुझे नहीं पता था। तो मैंने प्रस्ताव रखा कि कम से कम ये आप चालू कर दो, इतने वीडियो को ये करो। एकदम से फटाक दे के जवाब क्या है पता है? हाँ जीवन विद्या ना मैंने किया हुआ है, हमारे यहाँ हो रहा है कुछ, उसमें मुझे तो मजा नहीं आता है। मतलब स्वयं का जो उसको भी नहीं पता है कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है। मतलब योग्यता पात्रता जब तक बढ़ती नहीं है तो भी ये चीजें होने लगी है। तो वहां पे भी शिक्षा संस्थानों में जहां जहां अभी काम हो रहा है, मतलब एक प्रोफेसर को भी नहीं इतना इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो बच्चों को तो कैसे लगेगा। तो उसके लिए जो करिकुलम बना है, उसके लिए भी जो डिजाइन अभी है उसको मॉडिफाई करना जरूरी है, किस तरह से प्रस्ताव को ले जाना है उसके ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी लग रहा है मुझे। तो उनकी बात सही है कि पूरा प्रस्ताव नहीं जा रहा है, 10 सोपानी व्यवस्था तक नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजें और साथ साथ में क्या है कि यूएचपी पढ़ाया जा रहा है, एज ए कोर्स पढ़ाया जा रहा है, एज ए ह्यूमन बीइंग क्या है वो नहीं पता है, मानव के लिए क्या है। एज ए ह्यूमन आप बच्चे हो, कल किसी के पिता बनते हो, किसी के पति बनोगे, एक परिवार में जीने के लिए प्रस्ताव है, ऐसा कोई ध्यानाकर्षण वहां होता है कि नहीं वो भी नहीं पता है। किस तरह से लेक्चर लिए जाते हैं तो उसके ऊपर भी फोकस करवाना बहुत जरूरी है, तो जिससे थोड़ा और अच्छे से हो सकता है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, और कौन? मुझे लगता है रश्मि ने हाथ उठाया, संबोधि ने भी हाथ उठाया था। जी दीदी। हाँ, बस अभी ज्योति दीदी और निमिषा दीदी की भी बात सुनकर जो कनेक्ट हुआ वो यही होता है कि जैसे दीदी अभी बोल रहे थे ज्योति दीदी की कैसे होगा ये उनको लगता है इट इज टफ, बट मुझे एक चीज ध्यान में आती है कि जैसे अभी हम ऐसा ही सोचे तो फिर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। शुरुआत कहीं एक से ही होती है, तो बाबा जी ने एक ने शुरुआत कर दी है। जब हम सब मिल जाएंगे और कोई भी चीज जब बढ़ती जाती है तो उसकी परंपरा बनती है। जिस तरह से गलत की भी शुरुआत किसी दिन एक से हुई होगी और बढ़ती चली गई तो परंपरा बन गई, सही की भी शुरुआत हो गई है तो कहीं ना कहीं हम परंपरा बनेगी ही, ये विश्वास मुझे तो बनता है। क्योंकि मैंने फिर अपने बच्चों को जिससे छोटेपन से देखा कि जब हम बुक्स पढ़ते थे तो मैंने बच्चों को ये आदत डाली कि बुक्स हमेशा शेयर करना। क्योंकि हमने जीके पढ़ाते पढ़ाते ये लाइन पढ़ी थी कि एक
बुक बनने के लिए कितने पेड़ कटते हैं, ऐसे उनको लर्न कराया था। तो ये चीज उनके मन में बैठ गई, मेरे बेटे जी के मन में, बिटिया के मन में बैठ गई। और तब से उन्होंने ये बात मेरी पकड़ ली कि हाँ, बुक्स हम ना बड़े बच्चों से ले लेंगे और छोटे बच्चों को दे देंगे। तो हमने लाइफ लॉन्ग कभी बुक्स नहीं खरीदी। और ये चीज मैंने उनके अंदर जो देखी, मेरी बिटिया अभी कॉलेज में जब वो बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी, और बुक्स बहुत सस्ती होती है उस समय की बुक्स, तो भी उसने बुक्स परचेज करना नहीं प्रेफर किया। उसने बोला नहीं, मैं सेकंड हैंड बुक्स ही लूंगी। तब तक मैंने बोला अरे इतनी सस्ती है क्यों, इतनी वो परेशान हो रही थी कि बुक्स नहीं मिल रही है, अभी आई नहीं है मार्केट में जी। तब मेरे बोलने पे भी उसने बोला नहीं, मैं सेकंड हैंड बुक्स ही लूंगी क्योंकि वो किसी की यूज है, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी और ये कनेक्ट हुई कहीं ना कहीं। जब आज भी सुबह यूएचवी से जुड़ी थी और बागड़िया भैया जी का सुन रही थी, तो संस्कार वही होते हैं जो बीज रूप में हमारे अंदर होते हैं। तो जो ऐसा बीज बोएंगे वैसा ही फल होगा ना, मतलब ये बात बहुत अच्छी मुझे लगी आज सुबह। मैं ये सबसे इसीलिए जुड़ती हूँ कि सुबह अच्छी हो तो दिन बहुत अच्छा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात सुबह सुनने मिल जाती है, तो मतलब सही में दिन बहुत अच्छा जाता है। और वो संस्कार का जो कनेक्शन हुआ कि हम यदि नीम का पेड़ लगाएंगे और चाहेंगे आम हो जाए, आम का मतलब फल आ जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो यदि हम आम का पेड़ लगाते जाएंगे तो बागान भर ही जाएगा आम से। बिल्कुल। और जहां ये बोध होता जाए ना कि ये नीम कड़वा हो रहा है, मतलब पीछे देखिए बीज क्या बोया था। ठीक है, वही तो बहुत अच्छा लगता है आप सबसे जुड़ना, सुबह सुबह सार्थक संवाद और सार्थकता सुनना बहुत अच्छा लगता है दीदी। बहुत ही प्रेरणा मिल रही है और बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति और आपकी सब पूरी टीम के प्रति। धन्यवाद। आइए संबोधि को सुनते हैं, ये हमारी आगे की पीढ़ी है ना। संबोधि कुछ कहना चाहते हैं, फिर बसंत भैया का हाथ उठा, उनको भी सुन लेते हैं। जी, मेरा बस वही था जब आंटी ने बोला था कि मतलब हमें सबको पढ़ाना होगा, बट मुझे लगता है कि अगर हम भी थैली यूज करना बंद कर दें, हम जब बाजार जा रहे, सब्जी मंडी जा रहे, तो हम अपना खुद का एक बैग लेके चले जाएं। मतलब इफ वी अभी हम यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, अगर 20 लोग की 20 फैमिलीज भी इतना सा कर लेगी और उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये चीज कन्वे करेगी, तो आई थिंक वो फास्टर वे है। एजुकेशन सिस्टम को बदलना बहुत बड़ी बात है और वो बहुत इंटेंस है कि उसको इजीली बदला जाए। तो उससे अच्छा है कि हम अगर सोसाइटल लेवल पे हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू इस चीज को कन्वे करें। और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। प्लास्टिक बैग्स, रोड पे कचरा नहीं फेंकना, जो इसमें बहुत बेसिक पॉइंट्स है। प्लास्टिक ब्रशेस नहीं यूज करना अभी, और पर जो कर रहे हैं बहुत सिंपल चीज। हम बात मतलब मैं खुद भी बॉडी वॉश यूज करती थी, बट अब मैं कुछ ऐसे समझ में आती, तो बॉडी वॉश के बदले आप बार्स यूज कर लो, तो वो काफी सस्टेनेबल अप्रोच है, क्योंकि आप हर एक बॉडी वॉश को बार बार यूज करते जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल संबोधि, बहुत बढ़िया। बेटा एक बात बताओ, है ना, जैसे आपने जो बात कही उससे मुझे समझ में आया मानसिकता को तैयार करना लोगों में, है ना। लेकिन संबोधि, जैसे मैं और आप हैं, हम दोनों जब कभी बाजार जाते हैं, तो ये बताइए बहुत सारा सामान है जो प्लास्टिक की थैलियों में मिलता है ना, है ना। हमारे पास कोई चॉइस रहता है कि हम कहें कि हमको प्लास्टिक की थैली में नहीं चाहिए। जैसे मान लो मुझे 1 किलो छोले या चने ऐसा कुछ चीज लेनी है और वो वहां पर उसी विधि से उपलब्ध है, तो बहुत कम ऐसी अब हमारे आसपास दुकानें हैं जहां पर वो ऐसे ही उपलब्ध है या वो ऐसे ही देंगे। डी मार्ट मान लो हम गए हुए हैं, है ना, या हमको कोई ऐसी, जैसे हमें मान लो मैगी खरीदनी है, ठीक है, हम कहें कि हमको पॉलिथीन नहीं चाहिए, हमारे पास विकल्प है? नहीं है। तो एक बात जहां पर आपने ध्यान आकर्षण कराया कि मानसिकता को खड़ा करना, दूसरी बात है व्यवस्था को खड़ा करना। यदि व्यवस्था के स्तर पर कोई भी चीज होगी तो वो बहुत तेजी से लागू होती है ना। जैसे एक भाई कोविड आ गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने कह दिया कि सबको मास्क पहनना कंपलसरी है, तो आपको क्या लगता है पूरे देश में कितनी जल्दी से लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया? बहुत तेजी से, है ना। अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई देखो शराब के जो बनाना ही अवैध है ना, अभी तो क्या है, यहाँ बिकेगी यहाँ नहीं बिकेगी, उससे अधिक से अधिक टैक्स सरकार लेगी, इस तरह की व्यवस्था है ना। सरकारी जो शराब की दुकानें हैं ना, उनसे सबसे अधिक फायदा सरकार को होता है, बहुत सारा पैसा उसको मिलता है, और सबसे ज्यादा पैसा आई थिंक उसी से लोग गवर्नमेंट बनाती है।
आपको जान के हैरानी होगी, अधिकतम जो खराब चीजें हैं उनसे ही सबसे अधिक प्रॉफिट अभी सरकार को होता है। तंबाकू ठीक है? और ये सब जो पान मसालास होते ठीक हैं। है। तो बताइए, अब हम एक एक व्यक्ति को तंबाकू छुड़वाने का अभियान चलाएं, या हम ये कहें कि भैया बंद करो इस चीज को बनाना जब तुम्हें पता है जहर है? बताओ तो क्या हम ये किया जाए? बोलें कैसे कि हम बंद करें, मतलब कि उन्हें बंद करना चाहिए? मेल कर दे सब लोग मिलके। संबोधि मैं ऐसा पूछ रही हूँ, अगर मान लीजिए जैसे आपकी जनरेशन है, आपके बच्चों को ही पता ही ना चले कि तंबाकू जैसी कोई चीज होती, दारू जैसी कोई चीज होती, तब कैसा रहेगा? हाँ। तब क्या आपको छुड़वाना पड़ेगा? नहीं छुड़वाना पड़ेगा, बात खत्म। पर अभी अगर हमें गवर्नमेंट से करवाना है तो क्या हमें कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को एक साथ मेल्स ड्राफ्ट कर देने चाहिए? अरे संबोधि, आप ही कल को प्रधानमंत्री बन सकती हैं भाई। आज आप 23 साल के हो ना, हु नोज व्हाट, ठीक है? आज आगे जाके क्या होने वाला किसको पता? हमारे आप में से ही हमारे आपके बच्चे ही या हम आप ही कहीं बैठे हो सकते हैं और सीधे जाकर के हम कहेंगे भैया यही, क्योंकि हमको स्पष्टता है। हम अपने आप को इतना छोटा मान क्यों रहे हैं भाई? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने की कल्पना और प्रधानमंत्री बनने की हम सोच नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? अरे सोचो, ये भी सोचो, सोचने में क्या है ना? सोचो, और अगर हमारी योग्यता हुई, ताकत हुई, हम बन जाएंगे। ठीक है? हाँ जी। भूटान का एग्जाम्पल, यस जनक, बिल्कुल। मैं आज की चर्चा 8:57 हो गए, तो मुझे ये भी है कि समय से बंद कर दूं। बसंत भैया जी, आप कह लीजिए आपकी बात, फिर हम आज की चर्चा को विराम देंगे यहीं पर जी। ठीक है, धन्यवाद दीदी जी। आज की चर्चा में मेरे को जो कुछ बिंदु की तरफ ध्यान गया उसके बारे में कहना चाह रहा हूँ जी। कि जैसे प्रयोजन के बारे में बात हुई कि विचार का प्रयोजन क्या है, सर्वतोमुखी समाधान जी। तो ये बड़ी एक बात ध्यान में आकर्षण आया। और दूसरा फिर शिक्षा के प्रयोजन के बारे में बात हुई तो उसमें सत्य बोध करना, सही कार्य व्यवहार और न्याय प्रदायी क्षमता हो जाए हर बच्चे में, ये शिक्षा का प्रयोजन है। बिल्कुल। फिर एक बात और जोड़ना चाहूंगा यही मैं कि फिर मानव के बारे में जो बताया गया कि जो मानव के 6 बातों को बताया गया, स्वयं में विश्वास, जैसे श्रेष्ठता में समान, तो ये व्यक्ति के अंदर कैसे विकास हो, ये मानव का प्रयोजन मेरे को ऐसा स्पष्ट हुआ आज है ना। बहुत बढ़िया। इतना ही कहना, जबरदस्त है ना। तो मुझे लगता है बढ़िया, आप सभी को काफी क्लैरिटी आई होगी, और वो हर रोज के हर रोज आती जाएगी, है ना। कुछ समय अपने को लगाना है और क्या, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। चलिए, तो ठीक है, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। कल शाम 7:30 से 8:30 एक परिचय शिविर है ना, ऑनलाइन सत्र के रूप में 1-1 घंटे की इसी तरह से क्लासेस होंगी उसमें। तो उस रूप से हम शुरू कर रहे हैं, और आप अपने जानने वाले जितने भी लोगों को जानते हैं, है ना, बिना संकोच शर्म किए सभी को कम से कम वो एक इनवाइट तो भेज ही दीजिए ना। उसके ऊपर दबाव मत बनाइए कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो, लेकिन उसको ये लिख सकते हैं आप कि भाई हमको बहुत बढ़िया लगा, हमें लगता है आपको भी अच्छा लगेगा, इस अगर आपको इच्छा हो तो आप जुड़ जाइए। क्या पता कौन कहाँ तैयार हो और हम उसकी यात्रा में सहयोगी हो जाएं, है ना। तो इसी एक आपसे अपेक्षा है, और बाकी आपका दिन शुभ हो। आज का दशहरा पर्व आप मजे से मनाइए। मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे। नमस्कार दीदी। ये परिचय शिविर जो आप बता रहे हो कब शाम को शुरू, आज कर रहे हो, कब कर रहे हो? कल से भैया। और ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक डाल दोगे या इसी लिंक पे रहेगा? भैया आप जीवन विद्या जन संवाद ग्रुप में है ना? हाँ दीदी, हूँ ना मैं उस ग्रुप में। हाँ, तो मैं उसमें अभी फिर से एक बार पोस्टर और जो भी इनवाइट का मैंने बनाया वो भेज देती हूँ, उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है दीदी। चलिए ठीक है, नमस्ते।